हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना डिस्कशन शुरू किया कि फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल, मतलब अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल y है जो एक फंक्शन g ऑफ x के थ्रू रिलेटेड है रैंडम वेरिएबल x के साथ, तो अगर हमें cdf या pdf पता हो अगर रैंडम वेरिएबल x का, तो कैसे हम y के लिए pdf cdf फाइंड कर सकते हैं जिससे कि हम उस रैंडम वेरिएबल y की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड कर सके। तो उसमें पहले हमने कुछ स्टैंडर्ड केसेस लिए, जैसे आपने लिया y इक्वल्स टू ax या आपने लिया y इक्वल्स टू ax प्लस b, फिर हमने लिया y इक्वल्स टू नॉन लीनियर का केस एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का केस देखने के लिए हमने अपने gx फंक्शन को देखा कि कैसे हम g ऑफ x फंक्शन जो हमारे पास है उस फंक्शन से कैसे हम y के cdf को रिलेट कर सकते हैं x के cdf के साथ। तो आज इस वीडियो में हम यही कॉमन प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप भाई कोई भी हमारे पास अनयूजुअल शेप आ गया g ऑफ x फंक्शन का, गेट है, बिल्कुल आपका प्रोबेबल है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो कैसे हम उस किसी भी g ऑफ x के लिए अपने cdf को रिलेट कर सकते हैं x और y रैंडम वेरिएबल्स के। तो अगर हम स्टार्ट करें, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिया एक सिंपल सा केस ले लिया, सपोज यहाँ ये हमारे पास ऐसा ये एक g ऑफ x है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखिए कॉमन प्रोसीजर आपको देखना है कि किसी भी फॉर्मूले के टर्म्स में आप ना रहें, और अभी तक जो हमने टाइम लिया है बेसिक्स में वो इसलिए कि जब हम ये डिस्कशन करें जो बिल्कुल बेसिक डिस्कशंस हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना दिखे। अब आप इनके लिए फेमिलियर हो गए हों, बिल्कुल ईजिली हम बात करेंगे जिससे आपको पूरी समझ में आए चीज़ें। तो सपोज ये हमने लिखा कि ये हमारा g ऑफ x फंक्शन है। g ऑफ x फंक्शन है मतलब हमारे पास कोई y और x को रिलेट करने का फंक्शन होगा, तो आपने y इक्वल्स टू वैल्यू लिखी होगी g ऑफ x। तो यहाँ पर x रैंडम वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यूज हम सपोज मान रहे हैं कि ये वैल्यूज क्या अटेन कर रहे हैं x, और y की रियल वैल्यूज को अगर हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये g ऑफ x मतलब ये y रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उनको डिफाइन कर रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको ये फंक्शन सिर्फ गिवन है और x रैंडम वेरिएबल का cdf गिवन है जिसको अभी हम नहीं ले रहे, मान लीजिए अभी हम देखने के लिए कि सिर्फ इस g ऑफ x को देखकर आप कैसे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते थे। तो अगर आपको देखिए cdf मेन इंपॉर्टेंट चीज है cdf, अगर आप cdf फाइंड कर लिया आपने तो आप जानते हैं कि सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, pdf मिल जाएगा। तो cdf देखने के लिए अगर आपको रैंडम वेरिएबल y का cdf चाहिए, दैट इज fy ऑफ y चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, y। ठीक है ये चीज। तो अगर आपने अगर ये फंक्शन था, जो भी फंक्शन है उसमें आपने अगर एक कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर ये x की वैल्यू, किसी भी x के लिए हम देख रहे हैं ये x है हमारी वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ वैल्यू मिल रही है y। अगर हम इस वैल्यू को y नाम दे रहे हैं तो ये y की वैल्यू किसके बराबर है, जो भी आपने फंक्शन लिया होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ले लें दैट इज y इक्वल्स टू, अगर हम ax प्लस b का केस देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये y की वैल्यू किसके बराबर है, ax प्लस b के बराबर है। आपने ये डिफाइन किया है इट इज इक्वल्स टू व्हाट, ax प्लस b, ax प्लस बी। तो इसलिए x की जो वैल्यूज हैं, y की जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, ax प्लस बी आएंगी। तो जैसे ही आपने कोई भी एक पॉइंट लिया, यहां पर आपने कहा y वैल्यू है y एक्सिस की, मतलब g ऑफ x की, और किसके करस्पॉन्डिंग है, x एक्सिस की वैल्यू x के करस्पॉन्डिंग है। अब अगर हम इस x की वैल्यू यहां से हम y के टर्म्स में फाइंड करें तो इस x को हम क्या कह सकते हैं, इट इज व्हाट, y माइनस बी अपॉन a कह सकते हैं। ठीक है ये चीज। तो हमने यहां से ये देख लिया था कि अगर आपके पास जो फंक्शन गिवन है आपने उस पर एक पॉइंट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग आप ये कह रहे हैं कि ये x की वैल्यू x के करस्पॉन्डिंग ये y वैल्यू है, तो y की वैल्यू जो भी रिलेशन है ये आपको पता है, तो इस x को आप y के टर्म्स में लिख सकते हैं। आपने लिख लिया y माइनस बी अपॉन ए। तो अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है कि y की वैल्यू, इस y एक्सिस की वैल्यू, y की वैल्यू जो g ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू इस y से कम हो, हम ये प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि g ऑफ x की वैल्यू y से कम हो। तो y से कम मतलब ये सभी वैल्यूज हमें दिख रहा है इस पूरे लाइन पर, जब भी हम इसके बाहर जाएंगे तो ये वैल्यूज हमें दिख रही है y से ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन अगर हम इस पॉइंट के पहले देखें तो ये सभी वैल्यूज क्या हैं, इस y से कम है। तो अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि y की वैल्यू इस y से कम हो, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इस x की वैल्यू कहां से कहां तक हो, आपको दिख रहा है अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर x की वैल्यू इस पॉइंट तक लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है वो सभी y की वैल्यूज इससे कम है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि y के इस स्मॉल y से कम होने की प्रोबेबिलिटी सेम है अगर x की वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी से कहां तक रखें, इस पर्टिकुलर x तक जिसकी वैल्यू क्या है, y माइनस बी अपॉन ए। तो आपने इसको लिखा इट इज सेम एज x लेस देन और इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन ए। तो अगर आपने इस टर्म को देखा तो इस टर्म को क्या कहते हैं आप अगर रैंडम वेरिएबल x के लिए cdf डिफाइन करते हैं तो ऐसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x। तो मतलब ये जो टर्म है हमारा, हम ये क्या फाइंड कर रहे थे, fy ऑफ y फाइंड कर रहे थे, ये वैल्यू किसके बराबर आई, इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, fx ऑफ x की जगह पर y माइनस बी अपॉन ए। तो आपके पास अगर fx ऑफ x है
x रैंडम वेरिएबल का अगर CDF है तो इस रिलेशन से आपको y रैंडम वेरिएबल का CDF मिल जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहां पर तो हमें क्या दिख रहा है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके x का CDF कैसा गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग y का CDF भी रिलेटेड है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज आपकी एग्जिस्ट करेंगी। जैसे मान लें अगर हम कि हमारे पास ये CDF गिवन है fx ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे अगर ये CDF यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन -1 एंड 1, 1 के बाद ये वैल्यू +1 हो रही है और ये पॉइंट है हमारा -1 का, ये वैल्यू हमारी 1 हो रही है, ठीक है। ये अगर आप इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखते तो ऐसा लिख सकते थे हम fx ऑफ x इज 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इट इज x माइनस a अपॉन b माइनस a, दैट इज x प्लस 1 अपॉन b माइनस a 2 for x in between -1 and +1, and it is equals to 0 if x is less than -1। ये चीज दिख रही है हमें, -1 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, -1 से 1 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है जिसका इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं 1/2 पर इंटरसेक्शन होगा। अगर ये -1 से 1 के बीच में वैल्यू जा रही है तो ये वैल्यू आपकी 1/2 है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने लिखी है इस बीच में और ये 0, ठीक है ये चीज। तो अब अगर हम यहां से देखें कि वैल्यूज y की कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं, तो आपने देखा x की वैल्यू -1 से 1 अगर हमें लेना है इस पर्टिकुलर केस में, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। मान लीजिए हम ये रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, इट इज 2x + 4। अगर हमने ये 2x + 4 डिफाइन कर दिया, मतलब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 4 और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है -2 इस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग। तो आपने अगर देखा x की वैल्यू अगर ये -1 है, अगर यहाँ x की वैल्यू -1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, 2 है। इट इज, अगर आप देखें -2 + 4 दैट इज +2, और अगर आपने x की वैल्यू देखा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आप -1 से 1 के बीच में ही सारे x की वैल्यूज के में ही प्रोबेबिलिटी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है पूरी, तो y रैंडम वेरिएबल की वैल्यू किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, तो 1 के करस्पॉन्डिंग -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली 2 और +1 के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी 6। तो यहाँ पर अगर हमारे पास x की वैल्यू है ये +1, तो यहाँ वैल्यू कितनी है हमारी 6। तो जैसे हमने कहा कि x -1 से 1 के बीच में सभी आउटकम्स को प्रोबेबल कर दिया गया है, वैसे ही y की वैल्यू 2 से 6 के बीच में सभी आउटकम्स हमारे आ जाएंगे, मतलब y का CDF लाई करेगा 2 से 6 के बीच में। तो ये चीज आप यहां से देखकर समझ रहे हैं। अगर ये आप डायरेक्टली भी यूज करते, अगर ये fx ऑफ x है और अगर आप fx ऑफ y माइनस b अपॉन a फाइंड करते, तो यहां से भी आपको सेम रिजल्ट मिलता। अगर आप फाइंड करते fy ऑफ y दैट इज fx ऑफ y माइनस b की वैल्यू हमने कितनी ली है 4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं 2। तो अगर हम ये वैल्यू देखें, अगर इस पूरे इक्वेशन में आप x को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस 4/2 से, तो जब y माइनस 4/2 अगर आप यहां से देखेंगे व्हेन y माइनस 4/2 जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, y ग्रेटर देन 6 मिलेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 2 से 6 के बीच में ही सारी प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू 6 से बड़ी हो गई तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अगर हम रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू 2 से कम के लिए देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 0, क्योंकि y की वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं हो सकती और 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आप इसको लिखें तो 2 स्टेप्स तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी 1 होगी अगर हम y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 ले लें, और ये वैल्यू 0 होगी अगर हम y की वैल्यू लेस देन 2 के लिए देखेंगे। जैसे इसके केस में लिख सकते थे हम डायरेक्टली देखकर कि 1 के बाद के लिए प्रोबेबिलिटी 1 होगी और -1 से पहले प्रोबेबिलिटी 0 होगी, वैसे ही हमने ये लिख लिया। अब इस बीच में जो इक्वेशन है ये दोनों भी आपको इसी इक्वेशन से आ जाते हैं। आपने देखा कि अगर हम ये चीज रिप्लेस कर देंगे तो यही हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। अब अगर आपने यहां पर पुट किया x की वैल्यू y माइनस 4/2, तो आपको यहां से जो रिजल्ट आएगा ये वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इट इज x माइनस 1/4, मतलब ये वैल्यू जो आ रही है हमारी, अगर आप x की जगह पुट कर रहे हैं y माइनस 4/2 तो ये वैल्यू आ गई y माइनस 4/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज y माइनस 4 प्लस 2 दैट इज y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो इस बीच में वैल्यू कितनी है हमारी, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। अगर आप देखें तो ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर आप ये समझ रहे हैं ये वैल्यू हमारी y के लिए कब से कब तक रहेगी, जब 2 से हमारे y की वैल्यू 6 के बीच में होगी। तो ये हमें CDF मिल रहा है रैंडम वेरिएबल y का। तो देखिए यहां से आप अगर देखेंगे तो इस चीज को आप और ऐसे समझ सकते थे कि ये चीज क्या है हमारी, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 1/4 इंटू, ये x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, y पुट किया आपने,
y माइनस 4/2 पुट किया तो ये वैल्यू क्या आपकी y माइनस 2/4 है, ठीक है। तो ये 1/4 इंटू वाई और माइनस 2/4 दैट इज 1/2, मतलब आपको फिर से दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर आप y के रिस्पेक्ट में इसको प्लॉट करते एफ वाई, ये अगर आपने y के रिस्पेक्ट में एफ वाई ऑफ y प्लॉट किया, एफ वाई ऑफ y, तो ये वैल्यू कैसी है आपको पता है 2 से पहले प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब 2 से पहले वैल्यू 0 है। अगर हम ये पॉइंट कहें 2 का और ये पॉइंट कहें 6 का, तो ये तो आप हर केस में ये 2 पॉइंट्स पहले ही देख लीजिए। अगर आपको सीडीएफ प्लॉट करना है तो कि किसके पहले प्रोबेबिलिटी 0 है और किस पॉइंट के बाद टोटल आउटकम्स इंक्लूड हो जाएंगे जिसके बाद प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। उसके बाद इस बीच में आपने लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें कि y इक्वल्स टू 2 पर क्या वैल्यू होगी, तो 1/4 इंटू 2 दैट इज 1/2, 1/2 माइनस 1/2 मतलब 0, मतलब यहां पर वैल्यू कितनी है 0 है। और अगर आप यहां पर पुट करेंगे 6 वैल्यू, y की वैल्यू 6, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अगर आपने यहां पर पुट किया दैट इज 1/4 इंटू 6, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 6/4 और माइनस 1/2, ये वैल्यू अगर आप देख रहे हैं इस बीच में आप अगर देख रहे हैं y इक्वल्स टू 6 पर, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4/4, तो ये वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो इसलिए आप इस बीच में अगर वैसे भी आप जानते हैं कि CDF का नेचर चेंज नहीं होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये भी हमारा वही होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ से भी कि अगर आपने ली है वैल्यू 1/4 इंटू वाई माइनस 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ जाती दैट इज 6/4 दैट इज 3/2 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ जाती 1 आ जाती, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। अब अगर ये CDF मिल गया, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो PDF मिल जाएगा, जो आपको पता है कांस्टेंट होगा किसके बीच में 2 और 6 के बीच में। और अगर आप देखें इसका जैसे आप अगर PDF देखते हैं तो इसका PDF आपका ये -1 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये -1 से 1 के बीच में, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। एरिया 1 रखना है हमें, x के रिस्पेक्ट में देख रहे थे हम ये एफ एक्स ऑफ x, और अगर इसके लिए PDF ड्रॉ करते इसका डिफरेंशिएशन, तो हमें पता है ये वैल्यू कैसे दिखती है, हमें 2 से 6 के बीच में हमें ये वैल्यू मिलती, 2 से 6 के बीच में ये वैल्यू कितनी मिलती है हमें 1/4, क्योंकि एरिया फिर से हमें 1 रखना है। तो ये हमारा एफ वाई ऑफ y। अगर आप इस चीज को वेरीफाई करते, ये y के रिस्पेक्ट में है, अगर यहां से वेरीफाई करते, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ये CDF है तो इसी का डिफरेंशिएशन आपको PDF मिलेगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब आपको वैल्यू सिर्फ 2 से 6 के बीच मिलेगी और वो वैल्यू फॉलो करेगी इसके डिफरेंशिएशन को, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/4 आएगा, तो इसलिए आपकी वैल्यू कितनी है 1/4 है। तो ये तो आपने एक टाइप देख लिया, ठीक है। आपने इसमें और क्या देख लिया, अगर इसी g ऑफ x के कॉन्सेप्ट को आपने यूज किया, अगर आपने नेक्स्ट अगर डिफाइन किया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सारे स्टेप्स को फिर से आपको फॉलो करना है। मतलब ये जो आपका लिख रहे हैं आप y, ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं g ऑफ x को, जिसकी वैल्यू अगर हमने क्या ले ली एक्स स्क्वायर ली, ठीक। ये हमारे पास ये हमने ड्रॉ किया एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये क्या हमारा g ऑफ x है, ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यू भी y है, और अगर हम मान लें कि यहां भी हमारे पास कोई ये पॉइंट है जहां पर gx की वैल्यू y है, तो अगर हमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या देखनी है, अगर हमें इस रैंडम जो हमारे पास ये कर्व गिवन है g ऑफ x, जो भी हमारे पास ग्राफ गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको देखकर हमें x और y रैंडम वेरिएबल्स के CDF को रिलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखते कि अगर आपको इसका CDF चाहिए y रैंडम वेरिएबल का CDF, तो फिर से आप लिखते एफ वाई ऑफ y, जो हमेशा क्या होगी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y लेस देन इक्वल्स टू y। तो अभी हमने क्या अप्रोच देखा, आप कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए जिसकी वैल्यू y है, और देखिए कि इस y से रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू कम हो, मतलब आप देख रहे हैं यहां से y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 0 से कम कभी नहीं हुई प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी हमारे y की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो अगर आपने कोई भी एक पॉइंट डिफाइन कर दिया उस 0 से इन्फिनिटी के बीच में y, तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इससे कम हो, मतलब इस पॉइंट से नीचे हमारी वैल्यू हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप अगर देखें तो ये हमारा जो वैल्यू आई है y, वो किसी x के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आई होगी। तो आपको इस केस में क्या दिखा कि 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू y हो सकती है, क्योंकि ये y क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक x के करस्पॉन्डिंग होगा तो दूसरा -x के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। फिर आपने देखा कि जैसे अभी हमने यहां देख लिया था कि पहले हमने लिखा कि अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो y की वैल्यू अगर ax प्लस b है तो किसके करस्पॉन्डिंग है, x के करस्पॉन्डिंग। फिर हमने देखा कि इस x को y के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन था y माइनस बी अपॉन ए, तो हमने लिख लिया y माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही हमने यहां फिर से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, हमने देखा कि अगर हमें
इससे कम रखनी है रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है y की वैल्यू लेस देन y, तो वो तब पॉसिबल है जब हमारे x की वैल्यू इस रेंज में होगी। तो इन वैल्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने इसको x लिखा है तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट y के बराबर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट y हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या लिखा कि अगर y की प्रोबेबिलिटी हम 0 से इस पॉइंट तक के बीच देख रहे हैं, मतलब y हमारा इससे कम हो वो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो वो तब पॉसिबल है जब x हमारा इस रेंज में लाई करे, दैट इज माइनस अंडर रूट वाई टू प्लस अंडर रूट वाई, और इसलिए आपने इसकी वैल्यू को क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज इन बिटवीन माइनस अंडर रूट वाई टू प्लस अंडर रूट वाई। और ये वैल्यू आप इसको क्या लिख सकते थे, दैट इज एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई माइनस ऑफ एफ एक्स ऑफ माइनस अंडर रूट वाई। देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यूस का केस ले रहे हैं, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस लेते, ठीक है, वो सभी चीजें आपको पता है। तो अगर हम देखें ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एफ वाई ऑफ वाई के लिए। तो अगर हम फिर से देखें कि एफ वाई ऑफ वाई ये रिलेशन हम कहाँ से कहाँ तक के बीच में हम यूज करेंगे, तो वो फिर से डिपेंड करता है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स का सीडीएफ कैसा गिवन है। जैसे अगर इसी सीडीएफ को मान लें जो हम यहाँ कंसिडर कर रहे थे, अगर फिर से आपको रैंडम वेरिएबल एक्स का ये सीडीएफ गिवन होता इन बिटवीन -1 and 1, सीडीएफ है तो ये आपका -1 से 1 के बीच में अगर लीनियरली ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा +1, ये वैल्यू उसके बाद हो रही है 1, ये अगर ऐसा एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन होता, तो यहाँ पर आप फिर से सेलेक्ट करते कि x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, सारी प्रोबेबिलिटीज किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, -1 से 1 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले यही चीज डिफाइन करनी है कि इफ x कैन वेरी इन बिटवीन -1 and 1 देन करस्पॉन्डिंगली द वैल्यूज ऑफ y विल बी फ्रॉम 0 to 1। अगर आप -1 से 1 का स्क्वायर ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें तो वैल्यू आपको, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसलिए आपको दिख भी रहा है ये 0 से, अगर आप ये x की वैल्यू को लिख दें कि इट इज व्हाट, अगर हम x -1 से +1 ले रहे हैं, मतलब ये +1 है और ये -1 है, तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम ये 1 आएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं 0 से 1 के बीच। तो ये चीज सबसे पहले आपको दिख गई। तो अब अगर इस रेंज में फिर से आपने देखा कि ये चीज हम इक्वेशन लिखते हैं ऐसी, लेकिन अगर हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हमें सीडीएफ लिखना है y का, तो उस केस में हम एफ वाई ऑफ वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ वाई ऑफ वाई। ये हम जैसे ही हमें ये रेंज पता चल गई तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी 1 होगी अगर हम y किसके लिए देखें, फॉर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए देखें, और ये प्रोबेबिलिटी 0 होगी किसके लिए देखें, अगर हम y लेस देन -1 के लिए, लेस देन 0 के लिए अगर देखें, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही हमारा y वेरी करेगा। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज तो आपने पहले लिख ली एफ वाई ऑफ वाई के केस में। अब इस बीच में प्रोबेबिलिटी हमारी किस पे डिपेंड करेगी, इस वैल्यू पे डिपेंड करेगी, दैट इज एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई माइनस ऑफ एफ एक्स ऑफ माइनस अंडर रूट वाई। किसके लिए ये, जब y की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में हो। तो ये आपको CDF मिल गया। अगर एफ एक्स ऑफ एक्स आपको पता था, तो एफ एक्स ऑफ एक्स क्या था आपका, फिर से लिख लेते हैं यहाँ इक्वेशन, एफ एक्स ऑफ एक्स हमने लिख लिया है, इसके लिए एक्सप्रेशन दैट इज 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, इट इज x प्लस 1/2 फॉर x in between -1 and +1, and it is 0 for x less than -1। ठीक है ये चीज। तो अब अगर आपने इस इक्वेशन को यूज किया, जब आप y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, अगर आप देखें तो अब हम फिर से लिख रहे हैं ये वैल्यू एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस अंडर रूट वाई। तो ये वैल्यू क्या होगी, अगर आप इस रीजन को देख रहे हैं, क्योंकि y का 0 से 1 के बीच वेरी करना, मतलब ये आपका रीजन है x का -1 से 1 वेरी करना। तो अगर इस बीच में आप यहां पर x की जगह पर पुट करेंगे अंडर रूट वाई और एक बार माइनस अंडर रूट वाई, तो क्या वैल्यूज मिल रही है आपको, अंडर रूट वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 टाइम्स रूट वाई, ये 1 और 1 कैंसल्ड हो गए, और डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अंडर रूट वाई मिलेगी। तो अब यहां से आपने CDF डिफाइन कर दिया इसका, दैट इज एफ वाई ऑफ वाई। अब हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्या होगी ये वैल्यू, 1 फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, इट विल बी अंडर रूट वाई इफ y इन बिटवीन 0 and 1, और y की वैल्यू, ये CDF की वैल्यू 0 होगी फॉर y लेस देन 0। ये आपने लिख लिया। अगर आप इसको प्लॉट करते, कैसा प्लॉट होता है ये, आपने फिर से अगर इसको प्लॉट किया
विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर आप ये देख रहे हैं fy ऑफ y, तो 0 के पहले प्रोबेबिलिटी 0 है, ये 2 पॉइंट्स आपको पता है, 0 के पहले सारी प्रोबेबिलिटी 0 हैं, ये अगर कोई पॉइंट है 1, तो 1 के बाद की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 1 है, 1 के बाद की प्रोबेबिलिटीज 1 है। अब इसके बीच में अगर आप पॉइंट्स देखें, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू एज्यूम कीजिए, सपोज हमने कहा y की वैल्यू 0.25, अगर हम यहाँ देखें, अगर हमने कहा y की वैल्यू 0.25 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग CDF की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 0.25 दैट इज 0.5। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? अगर ये आपको पता है ये वैल्यू है 1, तो यहाँ पर कहीं आपको वैल्यू मिली 0.5, तो आपका जो कर्व आएगा वो इस टाइप का कुछ कर्व आएगा, जो इनिशियली बहुत फास्टली इंक्रीज होगा और फिर फाइनली वो चीज़ ये यहाँ 1 तक आते आते ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। तो उसको थोड़ा अच्छे से आप प्लॉट कर लेंगे, ये वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आपको क्या मिल गया? CDF मिल गया। अब अगर यहीं से PDF आपको चाहिए था तो भी आपने देख लिया कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो fy ऑफ y, ये वैल्यू क्या आई थी हमारी? अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले एक बार इस चीज़ को अंडर रूट y के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया और फिर अंडर रूट y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास ये ऐसी वैल्यू आई 1/2 अंडर रूट y, दोनों में से कॉमन आ गया, और वैल्यू fx ऑफ अंडर रूट y, बीच का साइन पॉजिटिव, fx ऑफ माइनस अंडर रूट y। और फिर से आपने ये भी लिखा था कि अगर आपका PDF ये जो दिख रहा है आपको, CDF का डिफरेंशिएशन x के PDF के फॉर्म में मिला है और इस अंडर रूट y का डिफरेंशिएशन वो बाहर आ गया, दोनों में से कॉमन। तो अब यहाँ पर अगर आपका ये जो PDF है रैंडम वेरिएबल x का, अगर ये इवन फंक्शन होगा तो उस केस में fx ऑफ अंडर रूट y और fx ऑफ प्लस अंडर रूट y दोनों की वैल्यू सेम होंगी। तो आपने देखा था इसको 2 टाइम्स लेकर हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, और या तो आप इससे डायरेक्टली देख लें कि fy ऑफ y की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 1 अंडर रूट y इंटू वट fx ऑफ अंडर रूट y। तो अगर आप ये वैल्यूज निकाल सके, fx ऑफ अंडर रूट y अगर आपको चाहिए, तो आपको पता है अगर ये रैंडम वेरिएबल x का CDF था तो इसका PDF कैसा होगा? अगर आप रैंडम वेरिएबल x का PDF देखते तो अगर वो -1 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है तो ये आपको इस फॉर्म का PDF है इसका, fx ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो -1 से 1 वेरी कर रहे हैं, वैल्यू कितनी है? 1/2। तो अगर आप fx ऑफ y देखेंगे, अंडर रूट y आपको देखना, और ये आपको पता है ये सिर्फ किस रीजन में होगा? जब 0 से y की वैल्यू क्या होगी? 1 के बीच होगी, उसी बीच में हमें ये PDF देखना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 0 से 1 अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू को वेरी करना चाहते हैं और आप fx ऑफ अंडर रूट y लेना चाहते हैं, तो इस 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू देखेंगे y की, अगर आप पुट करेंगे तो उसकी जो अंडर रूट की वैल्यू मिलेगी, जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट y इक्वल्स टू 0.5 पर, तो ये वैल्यू क्या होगी? fx ऑफ अंडर रूट 0.5। तो 0 से लेकर 1 के बीच में सभी वैल्यूज ऑफ x के लिए fx ऑफ x की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट है 1/2। तो इसकी वैल्यू इस पूरे रेंज में ये फंक्शन आपको कांस्टेंट मिलेगा कितना? 1/2 पर। तो इसलिए वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से? 1/2 टाइम्स अंडर रूट y फॉर y इन बिटवीन 0 एंड 1। यहां से देख लें आप, या फिर आप डायरेक्टली और कहां से देख सकते थे? ये अगर आपने fx या आपने अगर y रैंडम वेरिएबल का CDF फाइंड कर लिया तो इसी को डिफरेंशिएट करने से हमें y का PDF मिलेगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 0 के बाद भी डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पर अंडर रूट y का डिफरेंशिएट अगर आप करते हो उसको तो उसी की ये वैल्यू मिलती है आपको 1/2 अंडर रूट y। तो आपको इसको नहीं देखना पड़ता, डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते थे अंडर रूट y का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट y। तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू ये आपको मिल जाती। अगर आप इसको प्लॉट करते तो कैसा आता? अगर हम ये y के रिस्पेक्ट में PDF देख रहे हैं fy ऑफ y 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहे हैं, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी? 1/0 मतलब इन्फिनिटी आएगी। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमारी डिसकंटिन्यूअस है एट 0, और ये वैल्यू उसके बाद हमारी फाइनली 0 से 1 के बीच में डिक्रीज होगी। और अगर आप देखें y इक्वल्स टू 1 पर अगर आपने 1 पुट कर दिया तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/2 मिलेगी। मतलब ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये वैल्यू 1/2 एट y इक्वल्स टू 1। तो ये आपका इस केस में PDF हो जाता। तो देखिए यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन जो आप देख रहे हैं कॉमन प्रोसीजर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब जैसे इसी क्वेश्चन को आपने लिया, अब इसी में 1-2 और केसेस आप देख लीजिए जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। जैसे मान लीजिए अगर हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और आपको प्रोसीजर यही यूज करना है हर बार, तो जैसे अगर हमने लिया से y इक्वल्स टू cx स्क्वायर, मतलब जो हमारा g ऑफ x फंक्शन है
वो जी ऑफ एक्स अब हमारा फंक्शन क्या है, सी टाइम्स एक्स स्क्वायर, मतलब जो वाई की वैल्यूज मिलेंगी ये क्या आपका, ये कैपिटल, इसको हम लिख सकते थे ये जी ऑफ कैपिटल एक्स, दैट इज फंक्शन है हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स का, जिसको हमने कहा रैंडम वेरिएबल वाई। तो इस वाई की वैल्यूज को हम जी ऑफ एक्स से लिख सकते हैं या स्मॉल वाई से लिख सकते हैं, वैल्यू सी इंटू एक्स रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज के स्क्वायर मतलब सी एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करते फिर से आपका जो ग्राफ है वो यही वैल्यू है, दैट इज जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर फिर से अगर आपने कोई पॉइंट मान लिया, मान लीजिए आपने ये पॉइंट डिसाइड किया कि ये हमारा कोई पॉइंट है वाई, जिसकी वैल्यू अब सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं है, कितनी है, सी एक्स स्क्वायर है। तो अब अगर हम देखें कि ये किसी एक्स के करस्पॉन्डिंग आ सकती है वैल्यू, तो हम ये जानते हैं ये माइनस एक्स के भी करस्पॉन्डिंग आ सकती है। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी है, आपने इस रिलेशन से एक्स की वैल्यू देखी, एक्स की वैल्यू है वाई अपॉन सी अंडर रूट, मतलब ये वैल्यू है आपकी अंडर रूट वाई अपॉन सी, इसलिए ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ अंडर रूट वाई अपॉन सी होगी। ठीक है ये चीज। अब अगर हमें फिर से यहां पर ये एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, अगर हमें देखना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई, जिसको हम कहते हैं ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सी डी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई फाइंड कर रहे हैं, एफ वाई ऑफ वाई फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ये। तो अब अगर हम देखें इसका मतलब हमें अगर प्रोबेबिलिटी देखनी है रैंडम वेरिएबल वाई की वैल्यू इस वाई से कम हो, वो किस रीजन में दिख रहा है हमें, जब एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट वाई बाई सी से प्लस अंडर रूट वाई बाई सी। तो उसको हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस अंडर रूट वाई बाई सी टू वैल्यूज ऑफ एक्स इन बिटवीन प्लस अंडर रूट वाई अपॉन सी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब फिर से इस चीज को आपने लिख लिया, दैट इज एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई हमारी एफ एक्स ऑफ प्लस अंडर रूट वाई बाई सी एंड माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस अंडर रूट वाई बाई सी। अब आपको ये देखना होगा कि फिर से हम ये जो वैल्यूज ड्रॉ करेंगे सी डी एफ की, वो किस रीजन में हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया रैंडम वेरिएबल एक्स का सी डी एफ, अगर वो सी डी एफ मान लिया हमने ये माइनस ए से ए के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट में ये हमारा एफ एक्स ऑफ एक्स है, वैल्यू कितनी होगी, ये 1/2a होगी, विड्थ 2a है, हाइट 1/2a होगी। ठीक है ये। तो अब यहां से आप देखा अगर आपने कि x की वैल्यू को हम माइनस ए से प्लस ए वेरी कर सकते हैं, तो अगर हम a लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी y की, आप ले रहे हैं सी एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू अगर आप a लेंगे तो वैल्यू क्या होगी सी ए स्क्वायर, माइनस ए लेंगे तो भी वही वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू आप किस रेंज में वेरी कर सकती है, 0 से लेकर सी ए स्क्वायर तक वेरी कर सकती है, y कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप यहां देखें तो इसको हम लिख लेते हैं ये किस रीजन में डिफाइन हुआ, क्योंकि आपने अगर a से a लिया, आपने यहां पर लिखा कि व्हेन x वेरीज इन बिटवीन माइनस ए टू ए, देन y वेरीज इन बिटवीन 0 टू सी ए स्क्वायर, 0 टू सी ए स्क्वायर। तो जैसे ही ये चीज आपको पता चल गई तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे कि एफ वाई ऑफ वाई की वैल्यू 1 होगी अगर हम y की वैल्यू इससे ज्यादा ले लें, एफ वाई ऑफ वाई की वैल्यू 0 होगी अगर हम y की वैल्यू इससे कम ले लें। तो ये दो चीज समझ रहे हैं हम। तो अब अगर इसके लिए आप लिखें तो ऐसे हम अब डिफरेंट टाइप के शेप्स लेंगे और उन सभी शेप्स के लिए हम देखेंगे कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके पास भी क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद फिर आप उन पर प्रैक्टिस करके देखिए कि आप वो लिख पा रहे हैं या नहीं, सी डी एफ ऑफ वाई की वैल्यूज in terms of CDF of x। तो अब इस टॉपिक को हम हार्डली 3 to 4 लेक्चर्स में अपना हम ये रैंडम वेरिएबल, क्योंकि रैंडम प्रोसेस का लेक्चर हमें शुरू करना है हमें, क्योंकि आपने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज देख ली हैं तो फंक्शन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने ऑटो कोरिलेशन, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज का बेसिक्स देख लिया है तो उनके डिस्कशन में भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब चीज़ें धीरे धीरे हमारे लिए आसान होंगी, और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि जब आप गेट के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उस केस में आपको लगेगा कि गेट के जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल हैं, मतलब जितना हम कोशिश कर रहे हैं इतना ज़्यादा आपको नहीं लेना पड़ेगा वहाँ, तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा। तो अगर देख लें हम, ये हमने डिफाइन किया है जी एक्स सी एक्स स्क्वायर, ये हमने कोई पॉइंट लिया y सी एक्स स्क्वायर, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है हमारी। तो अगर आपने जैसे ही लिखा कि ये पॉइंट अगर x है, ये पॉइंट माइनस x है, तो इसको आपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ y, ये वैल्यू y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स। ठीक है।
फिर आपने अभी डिफाइन किया कि एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ वाई बाई ए, इट इज वाई बाई सी, वाई बाई सी, वाई बाई सी माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस अंडर रूट वाई बाई सी। और किस रीजन में डिफाइन किया हमने ये, 0 से लेकर y की वैल्यू, जब आप a पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, तो ये हमारा जो टर्म मिलेगा वो सी ए स्क्वायर होगा, इसलिए वैल्यू अंडर रूट ये वैल्यू हमारी सी ए स्क्वायर तक ये वैल्यू वेरी करेगी। तो हमने लिखा ए सी स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर सी। ठीक है, ये ए स्क्वायर सी तक ही वेरी करेगी वैल्यू। तो अगर हम इस रीजन में देखना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं अब एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू 1 होगी जब वैल्यू हम ग्रेटर देन सी ए स्क्वायर लेंगे, ये वैल्यू 0 होगी जब हम लेस देन 0 लेंगे, लोअर लिमिट से कम के लिए। अब आपने यहां पर लिख रखा है एफ एक्स ऑफ एक्स। अगर आपका ए से बीच के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो आपको पीडीएफ दिख रहा था, मतलब ये जो एफ एक्स ऑफ एक्स है ये आपका ऐसा है, माइनस ए से बी ए के बीच में ये आपका माइनस ए टू ए, अगर ये हम एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ये हमारा एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन है। हमने पहले जो देखा वो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीडीएफ था, वो पीडीएफ था, उसको अगर हमने सीडीएफ के फॉर्म में लिख लिया तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा सीडीएफ इस फॉर्म में अगर गिवन है, माइनस ए टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमने ये रेंज देख ली वाई की। अब इस बीच में अगर आप इसको लिखते रिप्रेजेंट करते तो ये वैल्यू हमारी क्या होती, 1/2 होती। ये आपको दिख रहा है, सिमेट्रिकल है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में अगर ये वैल्यू 1 हो रही है तो मतलब माइनस ए से 0 के बीच में ये वैल्यू ये यहाँ 1/2 तक पहुंची होगी। तो आप इसका एक्सप्रेशन क्या लिख सकते थे, एफ एक्स ऑफ एक्स इज 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन ए इज एक्स प्लस 1/2, दैट इज ये वैल्यू हम अगर देखें तो ये वैल्यू 1 अगर है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1/2a और इंटरसेक्शन है हमारा 1/2 पर, तो x प्लस 1/2 यहाँ से आप लिख सकते थे, दैट इज अगर आप देखें तो x माइनस और माइनस प्लस a, इट इज, देखिए ये 2a टाइम में ये वैल्यू 1 हो रही है, तो यहाँ से अगर आप देखें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 1/2a। तो अगर ये a ड्यूरेशन चलेगी तो ये वैल्यू आपने इसमें a मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, तो अब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं आप, y इक्वल्स टू m की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू एक्स और प्लस इंटरसेक्शन 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, x प्लस 1/2a। तो ये वैल्यू आ गई हमारी x प्लस 1/2a। इन बिटवीन हमारी वैल्यू अगर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच है, माइनस a से x की वैल्यू अगर a के बीच है, और अगर आपने लिखा ये वैल्यू 0 फॉर x लेस देन माइनस a। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब आपको अगर ये CDF चाहिए एफ वाई ऑफ वाई, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई बाई सी माइनस एफ एक्स ऑफ अंडर रूट माइनस वाई बाई सी। यहाँ से देखिए वैल्यूज की, अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई बाई सी माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस अंडर रूट वाई बाई सी, तो इस रीजन में बस, क्योंकि ये दोनों लिमिट्स के अकॉर्डिंग तो आप लिख चुके हैं, आपको सिर्फ इस रीजन में पुट करना है, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या पुट करना है आपको, एक बार प्लस वाई बाई सी एक बार माइनस वाई बाई सी, तो क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट वाई बाई सी प्लस 1/2a एंड माइनस दूसरी बार आपने पुट किया माइनस अंडर रूट वाई बाई सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल्ड, ये 2 टाइम्स आएगी वैल्यू, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/a अंडर रूट वाई बाई सी मिलेगी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई कि इस बीच में अगर हम देखेंगे तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/a अंडर रूट वाई अपॉन सी इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड a स्क्वायर सी ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास CDF आ गया रैंडम वेरिएबल y का। अगर हम इस CDF को प्लॉट करते तो कैसा होता हमारा ये फंक्शन, अगर आप ये इसको प्लॉट कर रहे हैं y एफ वाई ऑफ y 0 से 1 के बीच में होगा, ये चीज़ हमें पता है, ये 0 से 1 के बीच में होगी वैल्यू, 0 के पहले वैल्यू 0 है और 1 के बाद CDF की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये 1 है। तो अब अगर इस बीच में हमने देखा हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, हमें प्लॉट करना है 1/a अंडर रूट ऑफ y अपॉन सी। तो अगर आप
y की वैल्यू को अगर इसके अकॉर्डिंग वेरी करें, 0 अगर आप पुट करेंगे y की वैल्यू तो क्या मिलेगी आपको y की वैल्यू? अगर आप यहाँ 0 पुट किया तो आपको वैल्यू मिली 0, मतलब ये हमारा CDF इसके बीच में 0 से ये स्टार्ट होगा। और अगर आप a स्क्वायर c पुट करते हैं तो a स्क्वायर c अपॉन c दैट इज a स्क्वायर इंटू c, मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर आप यहाँ पर देखें y इक्वल्स टू a स्क्वायर c अगर आपने पुट किया तो 1 अपॉन a इंटू a स्क्वायर c अपॉन c अंडर रूट, तो ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 1 अपॉन a इंटू ए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन a इंटू ए दैट इज 1। तो इसलिए ये वैल्यू हमारी इस बीच में इंक्रीज होगी। तो ये जैसा अंडर रूट वाई का ग्राफ होता है उसी फॉर्म में ये इंक्रीज होगी, फाइनली ये वैल्यू आपकी ये 1 तक आएगी। तो ये हमें जो रिलेशन है हमारा इस बीच में ये किसको फॉलो कर रही है? ये इसका ग्राफ है 1 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन सी का। जैसे ही आपको CDF मिल गया, डिफ्रेंशिएट करते तो PDF मिलता। तो यहाँ से अगर इस चीज को आप डिफ्रेंशिएट करें, ये जो रिलेशन है अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या वैल्यू मिलेगी? दैट इज fy ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 और 0। ये तो इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, हमें सिर्फ इस बीच में CDF की वैल्यू मिलेगी PDF की। तो आपको देखनी है वैल्यू क्या होगी? d बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन a अंडर रूट ऑफ y अपॉन c। ठीक है, ये इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड a स्क्वायर c। तो अगर आप देखें इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन a कांस्टेंट है, अंडर रूट c भी कांस्टेंट है, उसके बाद अंडर रूट y का डिफ्रेंशिएशन तो क्या वैल्यू आएगी? 1 अपॉन 2 अंडर रूट y, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 1 अपॉन 2a अंडर रूट y इंटू c। तो अगर आप इसकी वैल्यूज देखेंगे, अगर आप इसको प्लॉट करते हैं, ये आपके पास अगर आप ये PDF प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, PDF ऑफ y मतलब fy ऑफ y प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 0 से a स्क्वायर c के बीच में ही होगी, मतलब फिर से ये वैल्यूज हमारी 0 हैं और a स्क्वायर c इसके बाद फिर हमारी वैल्यू ये 0 होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें वैल्यू कितनी है, इसके बाद भी ये वैल्यू हमारी 0 है। इस बीच में अगर आप यहाँ 0 पुट करते y की जगह पर, क्योंकि रिलेशन आपको 0 से स्टार्ट करके a स्क्वायर c तक देखना है, अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी, और अगर आप यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर c तो क्या वैल्यू होगी? 1 अपॉन 2a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर c इंटू c। तो ये c इंटू सी का भी एक बाहर c रूट से बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर का भी एक बाहर आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी? 1 अपॉन 2a स्क्वायर इंटू सी मिलेगी। तो आप अगर देखें तो ये इस बीच में ये वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी और फाइनली ये वैल्यू इस पॉइंट तक अगर हम देखें ये हमारी वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है 1 अपॉन 2a स्क्वायर c। तो ये हमने प्लॉट किया PDF फॉर रैंडम वेरिएबल y। तो ये दो केसेस अगर आप समझ रहे हैं, इसी में और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते थे हम? अगर हम इसी रिलेशन में थोड़ा सा हम और मॉडिफिकेशन लें तो इन दोनों केसेस में या तो हमने y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर लिया, या तो हमने सिंपली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया। y की वैल्यू 0 के पहले 0 थी, ठीक है, और इसलिए आपने लोअर लिमिट हमेशा 0 रखा दोनों केसेस में। वो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा गिवन है और इसके साथ साथ x का CDF या PDF किस रेंज में आपने डिफाइन किया है, इन दोनों वैल्यूज पर ये चीज डिपेंड करती है। तो अगर आप देखें नेक्स्ट, अगर हम इसी में cx स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, जैसे अगर आपने ले लिया y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5, इस केस में अगर आपको देखना है, देखिए नेक्स्ट अगर हम डिफाइन करें से y इक्वल्स टू y दैट इज g ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कुछ भी हम ले लेते हैं। तो अब यहां से फिर से अगर आप देखें ये आपका ये वैल्यू मिल रही है हमें, ये वैल्यू कितनी है? 5 है। तो अब इसके लिए अगर आपको देखना है, ये आपने x के रिस्पेक्ट में ये आपका g ऑफ x है। फिर से अगर आपने कोई एक वैल्यू सेलेक्ट की, ये y, उसके करस्पॉन्डिंग आप ये वैल्यूज देखेंगे, तो इस y की वैल्यू आप किसके बराबर है? सी एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर है। मतलब ये जिस x के लिए आई होगी ये वैल्यू, उस x को हम y के टर्म्स में क्या कह सकते हैं? y माइनस 5 डिवाइडेड बाई c इसका स्क्वायर रूट। ऐसे ही यहां माइनस x भी एक पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ y माइनस सी अपॉन y माइनस 5 अपॉन c के बराबर होगी, ठीक है ये चीज। तो अब देखिए यहां पर आप अगर देखें तो जैसे पहले y की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती थी, वैसे अब y की वैल्यू
5 से कम नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू हमें जो दिख रही है वैल्यू कैसी है अगर हम देखें तो y की वैल्यू 5 से कम कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और c अगर आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया है तो उस केस में हमारी वैल्यू हमेशा 5 से हमें ज्यादा ही मिलेगी। तो यहां पर अगर हम फिर से डिफाइन करना चाहते प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू y, यही चीज हमें हमेशा देखनी है। अगर y का CDF चाहिए, मतलब हमें ये किसके लिए देख रहे हैं, हमें CDF चाहिए y का, fy ऑफ y हमें चाहिए, तो py लेस देन इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू y से कम कब होगी? अगर हम कहें y लेस देन 5 है तो हमेशा ये प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, क्योंकि y लेस देन 5 के लिए हमेशा क्या दिख रही है वैल्यू, y की वैल्यू कभी भी इस 5 से कम नहीं हुई है। तो अगर हम कोई भी y एक ऐसा सेलेक्ट करें, सपोज हम कहें y इक्वल्स टू -3, तो y की वैल्यू -3 से कम हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या +3 से कम हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि आपका y कभी भी 5 से कम नहीं हो रहा। तो यहां से आपको ये चीज दिख रही है कि y हमारा जो वेरी कर रहा है वो 5 से इन्फिनिटी यहां से वेरी कर रहा है, ये y हमारा 5 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें कहां तक लेना है कि x का PDF कैसा गिवन है। तो अगर हम इसी PDF को लेकर चले, इसी CDF को जो अभी हमने प्रीवियस केस में यूज किया, अगर यही CDF अभी भी हम लेकर चलें कि हमारे पास जो x रैंडम वेरिएबल का CDF है वो अभी भी हमें ऐसा गिवन है -a to a fx ऑफ x, यही हमारा अभी भी CDF है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट 1 हो गई। ये पॉइंट हमारा क्या है a, जिससे कि आपने इसका एक्सप्रेशन लिख लिया था कि fx ऑफ x इज 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, इट इज x प्लस 1/2a when x is -a to a and it is 0 for x लेस देन -a। ये चीज हमने लिख ली है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखा मैंने, लेकिन आपके लिए देखी हुई चीज है तो इसलिए यहां पर आप मैनेज कर लेंगे। तो अगर हमें इस g ऑफ x को देखकर इस x के करस्पॉन्डिंग y की लिमिट्स देखनी हो तो y x की वैल्यू आपकी -a से a वेरी कर सकती है। तो अगर हम y की वैल्यू देखें जो x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर आपने a की मैक्सिमम वैल्यू, x की वैल्यू मैक्सिमम ले ली a, तो y की वैल्यू क्या आएगी ca² + 5। और अगर आपने x के लिए देखा इस रेंज में, अगर आपको, क्योंकि कहां से कहां तक देखना है आपको, अगर आपने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, x आपको जो वैल्यू मिल रही है y -5/√c, तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन बिटवीन माइनस ऑफ y -5/c टू प्लस y -5/c √। ये चीज आप लिख सकते थे इसको। तो अब इसको आपने लिखा, इसको आपने क्या लिखा, दैट इज fx ऑफ -√y -5/c एंड माइनस, इट इज पहले ये वैल्यू प्लस आएगी और फिर माइनस fx ऑफ √y -5/c माइनस साइन के साथ। तो ये वैल्यू हमारी, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम कब से कब तक इस रीजन को, इस लॉ को हम फॉलो करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू 5 से कम नहीं हो सकती, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर आप x की वैल्यू a पुट करेंगे, तो ये वैल्यू ca² + 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू आप मैक्सिमम कहां तक में सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, -a से +a के बीच में। तो इसलिए ये y आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां से लिख सकते थे आप कि अगर x हमारा वेरी करेगा -a to +a, देन y वेरीज इन बिटवीन 5 to ca² + 5। तो इसलिए ca² + 5 और 5 के बीच में ही हमारा CDF डिफाइन होगा, किसका, रैंडम वेरिएबल y का, और वो x के CDF से किस फॉर्म में रिलेटेड होगा, इस टर्म्स में रिलेटेड होगा। ये हमने लिख लिया, ये किसके लिए है, फॉर 0 से लेकर, दैट इज 5 से लेकर, ये वैल्यू 5 से जब तक y की वैल्यू ca² + 5 के बराबर होगी। तो यहां से अगर आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते तो सबसे पहले आप ऐसा लिख सकते थे, fy ऑफ y की वैल्यू 1 होगी अगर हम क्या ले लें, y की वैल्यू ग्रेटर देन ये आउटर लिमिट ca² + 5, और y की वैल्यू, fy ऑफ y की वैल्यू 0 होगी अगर हम क्या देखें 5 से कम वैल्यू के लिए, अगर हम देखें, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है y की वैल्यू y से कम होने की, तो अगर हम 5 से कम के लिए देखेंगे तो कभी भी y की वैल्यू उससे छोटी नहीं हो रही, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 है। अब इस बीच में हमें ये वैल्यू देखनी है, fx ऑफ √y -5/c टू fx। तो इस रिलेशन से, अगर इस रिलेशन में आप x की जगह एक बार पुट करें √y -5/c, हमें सिर्फ इस रेंज में चाहिए, -a से a के रेंज में जब x है उस बीच में हमें बस देखना है। तो क्या वैल्यू होगी यहां से, अगर हम इस टर्म की वैल्यू देखें, दैट इज हम देख रहे हैं fx ऑफ √y -5/c
माइनस ऑफ एफ एक्स ऑफ माइनस ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 5 बाई सी। तो ये किस रेंज में देख रहे हैं हम, 5 से लेकर इस रेंज में। तो हमने यहां पुट किया x की वैल्यू, दैट इज x की जगह आपने पुट किया अंडर रूट वाई माइनस 5 बाई सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस, अब हमने x की जगह पर क्या पुट किया, माइनस ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 5 बाई सी। तो माइनस ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 5 बाई सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एफ एक्स ऑफ एक्स हमने देखा, उसमें x की वैल्यू पुट कर दी, एक बार अंडर रूट वाई माइनस 5 बाई सी, एक बार माइनस अंडर रूट वाई माइनस 5 बाई सी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फिर से ये प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ये चीज आपको 2 टाइम्स मिलेगी, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज क्या मिलेगी आपको, 1 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 5 बाई सी मिलेगी। ये चीज ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये वैल्यू 1 अपॉन ए अंडर रूट वाई माइनस 5 अपॉन सी, किस रेंज में, जब y की वैल्यू हमारी वेरी करेगी 5 से लेकर सी ए स्क्वायर प्लस 5 के बीच में। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये CDF आ गया। फिर से अगर आप ये CDF प्लॉट करते, यहां पर अगर आपने इसके CDF को प्लॉट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, एफ वाई ऑफ y, 5 से लेकर यहां कहें हम कोई पॉइंट है हमारा सी ए स्क्वायर प्लस 5, तो इसी के बीच में हमारा CDF ये रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब इसके पहले सारी प्रोबेबिलिटीज 0 हैं और इस पॉइंट के बाद सारी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। ये चीज हमें पता है। इसके बीच में हमारा रिलेशन कैसा है, अगर हम y की वैल्यू 5 पुट करें तो देखिए क्या होगी वैल्यू, 5 से स्टार्ट करना हमें, तो सबसे पहले हम अगर 5 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। और उसके बाद अगर आप यहां पर पुट करेंगे, अगर आपने पुट किया 1 अपॉन ए इंटू वाई की मैक्सिमम लिमिट दैट इज सी ए स्क्वायर प्लस 5, तो -5 और डिवाइडेड बाई सी, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, सी और सी कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, और ए स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आएगा ए, तो 1 अपॉन ए इंटू ए भी 1 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर चीज सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ से भी आपको फिर से ये इस टाइप से इंक्रीजिंग और फाइनली 1 तक पहुंचती हुई चीज आपको दिखेगी। ये वैल्यू क्या हमारी 1, ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू हमारी पहुंच रही है फाइनली सी ए स्क्वायर प्लस 5 पर, ये वैल्यू हमारी 1 को टच कर रही है। तो ये हमने CDF ड्रॉ किया। अगर इसका PDF चाहिए तो कैसे करेंगे, या तो आप यहां से देख लीजिए कि अगर आपने जो CDF लिया है इसके करस्पॉन्डिंग जो x का PDF होगा, वो x का PDF इवन फंक्शन है। फिर से आपको दिख रहा है कि अगर ये -a से a के बीच में है, x के रिस्पेक्ट में एफ एक्स ऑफ एक्स वैल्यू है अगर 1/2a, तो आपको दिख रहा है ये इवन फंक्शन है। तो डायरेक्टली यहां से क्या हो जाती है इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू, आप अगर इसको डिफरेंशिएट करते तो यहां से भी आप लिख सकते थे, और क्योंकि हमारे पास ये CDF आ गया है तो इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y का PDF x के PDFs के फॉर्म में मिलेगा। और अगर हम डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन तक पहुंच चुके हैं तो अगर हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लें तो हमें y का PDF y के फॉर्म में मिलेगा। तो दोनों वैल्यूज हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या लिख सकते हैं हम, एफ वाई ऑफ y दैट इज डी बाई डी वाई ऑफ, ये वैल्यू आपकी एफ वाई ऑफ y। तो जहां ये वैल्यूज कांस्टेंट हैं, डिफरेंशिएशन 0, मतलब हमारा डिफरेंशिएशन किस रीजन में लाई करेगा, सिर्फ इस रीजन में जब y की वैल्यू 5 से लेकर सी ए स्क्वायर प्लस 5 के बीच वेरी होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू डी बाई डी वाई ऑफ, ये आपने वैल्यू पुट की 1 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 5 अपॉन सी। तो ये अंडर रूट सी फिर से आपका कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ गई चीज 1 अपॉन ए अंडर रूट सी। अब इस अंडर रूट वाई माइनस 5 को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू होगी 1/2 इंटू अंडर रूट वाई माइनस 5, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ठीक है, ये चीज हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1 अपॉन दिस, और इसका डिफरेंशिएशन हमारा ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई जिसको आप और लिख सकते थे 1 अपॉन 2a इंटू अंडर रूट ऑफ c इंटू वाई माइनस 5, ऐसा आप लिख सकते थे। तो अगर आप इसकी वैल्यूज को देखें, मतलब आप PDF अगर देखेंगे तो आपने ये लिखा कि एफ एक्स ऑफ एक्स एफ वाई ऑफ वाई हम लिख रहे हैं, तो एफ वाई ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हम लिखें दैट इज 1 अपॉन 2a अंडर रूट c इंटू वाई माइनस 5। लेकिन ये सिर्फ किस रेंज में होगा, जब y की वैल्यू वेरी करेगी 5 से लेकर सी ए स्क्वायर प्लस 5 के बीच में। तो अगर आप इस PDF की वैल्यूज को देखें, अगर आप y की वैल्यू क्या पुट कर दें, अगर 5 पुट कर दें
तो 5 माइनस 5 वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 1/0 वैल्यू क्या मिलेगी इनफाइनाइट। तो अगर आप इसका पीडीएफ ड्रॉ करेंगे तो इसका पीडीएफ कैसा मिलता हमें, y के रिस्पेक्ट में एफ वाई ऑफ वाई, वैल्यू स्टार्ट होती इन्फिनिटी से, और अगर आप y इक्वल्स टू पुट करेंगे मैक्सिमम लिमिट CA² + 5, अगर हम यहां पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी 1/2a अंडर रूट, y की वैल्यू हमने पुट की CA² + 5 और ये -5, और इसके बाहर क्या चीज मल्टीप्लाइड है, c मल्टीप्लाइड है, c इंटू वाई -5, -5 कैंसल्ड, c और c अंडर रूट से बाहर अगर आएंगे तो एक c का टर्म बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1/2a इंटू एक a का टर्म और आएगा, तो ये 2a² इंटू c मिलेगी। मतलब ये वैल्यू कितनी मिली 1/2a² c। तो अभी भी ये वैल्यू उतनी ही है जितनी y = x² के केस में थी। तो ये वैल्यू हमारी अगर हम देखें तो ये वैल्यू, लेकिन ये यहां पर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्या दिख रहा है आपको, ये किस रीजन में आपको बनाना है, 5 से लेकर इस रीजन में आपको ये प्लॉट करना है। ये आपको 5 से लेकर और कहां के बीच में प्लॉट करना है, ये CA² + 5 के बीच में प्लॉट करना है। तो यहां पर ये वैल्यू हमारी इस फॉर्म में हमने इसको शो किया, तो ये जो वैल्यू फाइनली हो रही है, ये हमारी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, दैट इज 1/2a² इंटू c मिल रही है। तो अभी हम जैसे ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि हर बार बस gx को देखिए, कि जैसे यहां हम देखिए, अब हमने फिर से क्या डिफाइन किया, बार बार आप फिर से एक बार दोनों को देखें। अगर हमने यहां अगर डिफाइन किया कोई पॉइंट इस y एक्सिस पर, हमने कहा कि y की वैल्यू इससे कम हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपने देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स होंगे x की, जिस x को y के टर्म्स में लिख लिया हमने, तो -√y से +√y, तो x की वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए। वो सेम प्रोबेबिलिटी है कि अगर y की वैल्यू इस रेंज में हो, इसका मतलब x की वैल्यू इस रेंज में हो। तो आपने fx ऑफ x और fy ऑफ y के बीच का रिलेशन देख लिया। y को हमें कहां से कहां तक लेना है वो कैसे पता चलेगा, जो x का CDF दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिमिट देखिए कि अगर x की वैल्यू -a से +a वेरी होगी, तो उस केस में y की वैल्यू 0 से लेकर, अगर हम ये cx² ले रहे हैं तो CA² तक वेरी होगी। फिर आपने सेकंड केस लिया, यहां पर भी आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम है y = CX² + 5, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की जो भी वैल्यू थी, यहां से x को फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, y - 5/c का अंडर रूट। तो -x से लेकर x के बीच में जब x की वैल्यू होगी, वो सेम प्रोबेबिलिटी है जब y की वैल्यू हमारी किसके बीच में हो, y <y, जहां पर आपने डिफाइन कर दिया कि ये किसके लिए लिखा है आपने, फॉर y > 5 के लिए लिखा है, y > 5 के लिए लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि 5 से कम तो हमारी y की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो अगर आप यहां पर y 5 से कम कुछ भी लेंगे, जैसे हमने 3 ले लिया, तो y कभी भी 3 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उन सभी केसेस में 0 हो जाएगी। तो आपने ये रिलेशन देख लिया कि कैसे हम y के CDF को x के CDF के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर x का CDF गिवन है तो इसके x की जगह आपने रिप्लेस किया ये दोनों वैल्यूज, और यहां से आपने वैल्यू फाइंड कर ली कि इस रेंज में हमारे y का CDF क्या होगा। आपने इसको डिफरेंशिएट किया और आपको y का PDF मिल गया। तो ऐसे केसेस में अब देखिए, जैसे आप अगर इसको समझें तो अगर हम इसमें गौर करें कि ये चीज जो हम gx प्लॉट कर रहे हैं, ये gx का नेचर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने देखा कि जो x रैंडम वेरिएबल है वो भी हमारे सैंपल स्पेस का फंक्शन है, जो भी एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट किया है, ये x और y ये दोनों ही क्या होंगे, उसी एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में, जो भी आपने वैल्यूज असाइन की है रियल नंबर्स के फॉर्म में। तो या तो आप देखें कि x और y रैंडम वेरिएबल्स ये दोनों ही सैंपल स्पेस के भी फंक्शंस होंगे, और y रैंडम वेरिएबल हमारा x का भी फंक्शन है। तो अगर आप कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लें जिसमें आपने टाइम वेरिएबल इनपुट अगर अप्लाई किया, तो इनपुट टाइम का फंक्शन है, जो आउटपुट आएगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा। तो अगर इनपुट और आउटपुट दोनों टाइम के फंक्शंस हैं, तो आप आउटपुट को टाइम के रिस्पेक्ट में भी प्लॉट कर सकते हैं, और अगर आपका आउटपुट इनपुट का भी फंक्शन है तो आउटपुट को इनपुट के भी टर्म से प्लॉट कर सकते हैं। तो आपने वहां से दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की होंगी, तो उसको अगर आप समझें थोड़ा सा, एक दो और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। देखिए इधर अगर हम ले लें, सपोज हमने फिर से एक CDF डिफाइन किया, उसको डिफाइन करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल आप नोट डाउन कीजिएगा कि इफ इसको अगर हम ऐसे लिख लें,
वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लिखा है कि अगर gx जो फंक्शन हमें दिख रहा है, अगर कभी भी वो फंक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट वैल्यू अगर ले रहा है, x की वैल्यू हम वेरी करते जा रहे हैं, लेकिन कोई एक इंटरवल है जिसमें x की वैल्यूज वेरी करने से भी gx की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, gx कैसा है, कांस्टेंट है। और कितनी वैल्यूज पर कांस्टेंट है, अगर हम कहें gx हमारे y को रिप्रेजेंट कर रहा है तो y की वैल्यू y1 है, अगर उस y1 वैल्यू पर अगर वो कांस्टेंट हो रहा है, मतलब कोई कांस्टेंट y1 वैल्यू अगर वो अचीव कर रहा है किसी इंटरवल में, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली जब आप उस रैंडम वेरिएबल y का CDF प्लॉट करेंगे तो वो CDF डिसकंटिन्यूअस होगा कहां पर, y इक्वल्स टू y1 पर। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू y1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब उस टाइम पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट की कुछ अपनी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। हम नॉर्मली जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स देखते हैं तो क्या कहते हैं हम, एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। लेकिन अगर आपको gx फंक्शन दिख रहा है जो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर कांस्टेंट हो रहा है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। और इसलिए जब आप y का CDF प्लॉट करेंगे तो y का CDF उस पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लीजिए अब यहां से आपको थोड़ा सा अपना अप्लाई करना है जो भी आपने पढ़ा है, तो आप वीडियोस को पॉज कर लीजिए और पहले देखिए कि आप इसके लिए फाइंड कर पा रहे नहीं। अगर हमने कहा कि ये हमारा gx है, अगर ये हमें gx डिफाइंड है इस फॉर्म में, दैट इज हो सकता है ये प्लॉट गिवन हो सकता है ये प्लॉट गिवन नहीं हो, एक्सप्रेशन गिवन हो। तो अगर मान लिया हमने कि हमारे पास एक्सप्रेशन ही गिवन था जिससे हमने ये प्लॉट कर लिया है, ये x के रिस्पेक्ट में हमारे y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा gx। तो अगर आपको ये गिवन है कि gx इक्वल्स टू 0, या पहले लिख लें अगर gx इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x माइनस सी, अगर ये पॉइंट्स हमने डिफाइन कर दिए माइनस सी एंड प्लस सी, तो हमने लिखा x माइनस सी फॉर x ग्रेटर देन c एंड इट इज x प्लस c फॉर x लेस देन माइनस c एंड इट इज 0 इफ x इज इन बिटवीन माइनस c एंड प्लस c। ठीक है, तो हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अगर हम ले रहे हैं कि x माइनस सी है वैल्यू, जब x की वैल्यू हमारी c से बड़ी हो, दिख रहा है हमें ये x की वैल्यू जब c से बड़ी है, तो उस बीच में आपको ये लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करा जिसका स्लोप यूनिटी है। अगर आप इसको देखें तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की ये इक्वेशन है, मतलब स्लोप 1 और इंटरसेक्शन कहां पर, माइनस सी पर। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आपका स्लोप अगर पॉजिटिव है तो पीछे आएंगे अगर वैल्यू में, टाइम में, तो वैल्यू डिक्रीज होगी और ये इंटरसेक्शन यहां पर जो होगा उस पॉइंट की वैल्यू मिलेगी माइनस सी। तो इसलिए आपको गिवन है gx इक्वल्स टू x माइनस सी फॉर x ग्रेटर देन c एंड इट इज x प्लस सी फॉर x लेस देन माइनस सी। ये हमें अगर इस लाइन का इंटरसेक्शन हम देखते तो इस लाइन का इंटरसेक्शन कहीं पॉजिटिव वैल्यू पर होता, वो वैल्यू आपको c मिलती अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 1 है। तो इसलिए हमने लिखा कि gx इक्वल्स टू x माइनस सी फॉर x ग्रेटर देन c एंड इट इज x प्लस सी फॉर x लेस देन c एंड इट इज 0 इफ x इज इन बिटवीन माइनस सी एंड प्लस सी। तो अगर इस gx के लिए आपके पास अगर एक CDF x का भी आपको गिवन है, मान लीजिए आपको ये CDF दे दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज CDF ऑफ x दैट इज fx ऑफ x। अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है, अगर ये 1, यहां पर हमारे पास ये fx ऑफ x अगर हमें गिवन है, तो अगर हमें इस fx ऑफ x से gx हमें y और x रैंडम वेरिएबल के बीच रिलेशन बताने वाला अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्लॉट गिवन है, तो इस प्लॉट को देखकर हम y रैंडम वेरिएबल का CDF कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको पॉज कर लीजिए और सोच के देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। आपको करना क्या है, हमेशा कोई एक पॉइंट लीजिए y और उस पॉइंट के लिए देखिए कि y की वैल्यू उससे कम हो, इसके लिए x की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर लिखा कि आपको दिख रही है चीज कि x की वैल्यू जब तक हम माइनस सी से c रख रहे हैं उस बीच में y की वैल्यू कांस्टेंट है, कितने पर कांस्टेंट है, 0 पर कांस्टेंट है। तो इसी कॉन्सेप्ट की हमने बात की कि अगर gx फंक्शन कभी कांस्टेंट होता है, जैसे ये y इक्वल्स टू 0 पर कांस्टेंट है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम इसका CDF प्लॉट करेंगे y का, तो y इक्वल्स टू 0 पर वहां CDF में क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर आपको जो दिख रही है चीजें, जैसे पहले अगर fx ऑफ x कहीं माइनस a से प्लस a के बीच में गिवन होता था,
तो आपको x की रेंज पता थी, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग y की रेंज डिफाइन कर लेते थे। -1 से 1 के बीच था, तो फंक्शन देखा आपने y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से y की आपने रेंज डिफाइन कर ली। लेकिन यहां पर आपको फंक्शन दिख नहीं रहा कि f(x) आपका कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, वो कुछ भी लिमिट्स आपको नहीं गिवन है। तो ऐसे केसेस में आपको ये अज्यूम करना है कि y की डिफरेंट आप जो वैल्यूज लेंगे वो y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 के लिए आप अगर उसको सेपरेट कर ले, तो अगर आप यहां देखें y, ये जो रीजन है इस पूरे रीजन में क्या हमारा y इक्वल्स टू 0 है, इस पूरे रीजन में क्या हमारा y ग्रेटर देन 0 है, और इस पूरे रीजन में क्या हमारा y लेस देन 0 है। ये चीज समझ रहे हैं? तो अब अगर हम इसको फिर से हम बना लेते हैं, अब अगर हम देखना चाहते हैं fy ऑफ y, अगर हमें CDF डिफाइन करना है रैंडम वेरिएबल y का, तो उसके लिए ये x के रिस्पेक्ट में हमारा g ऑफ x फंक्शन गिवन है, जिसकी वैल्यूज ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज गिवन, ठीक है। ये तो ये पॉइंट्स हैं हमारे c और -c। अगर हम देखें कि अगर हम y ग्रेटर देन 0 ले लें, अगर हम पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं फॉर y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 के केस में अगर हमें fy ऑफ y फाइंड करना है, मतलब हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू y से छोटी हो, हमें ये देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो y ग्रेटर देन 0 आपने जैसे ही डिफाइन किया, मतलब आपने किस रीजन को चुना, अगर आप y इक्वल्स टू 0 चुनते तो ये रीजन चुनते, अगर आप y लेस देन 0 चुनते तो ये रीजन चुनते, अगर आपने चुना y इक्वल ग्रेटर देन 0 मतलब आपने ये रीजन चुना। तो इस रीजन को आपने डिफाइन किससे किया है, जो आपके पास g ऑफ x फंक्शन गिवन है उसमें ये रीजन डिफाइंड है y इज इक्वल्स टू x माइनस c के नाम से। आपने डिफाइन किया फंक्शन g ऑफ x को, ये स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 1 है, इंटरसेक्शन इसका कहां पर है -c पर, तो आपने इस स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर रखा y इक्वल्स टू x माइनस c से। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर कहीं एक कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, अगर हम कह रहे हैं कि ये हमने पॉइंट चुना है जहां पर y की वैल्यू किसके बराबर है, y दैट इज x माइनस c के बराबर है, तो अब ये पॉइंट y की ये वैल्यू x की किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आएगी, यहां पर x की कुछ वैल्यू होगी, अगर आप देखें तो उस x की वैल्यू क्या होगी y, और ये c इधर आया तो y प्लस c के बराबर होगी, मतलब इस x की वैल्यू किसके बराबर है, y प्लस c के बराबर है, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू, मतलब जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है gx, यही क्या हमारा y है। आप अगर देखना चाहते हैं ये प्रोबेबिलिटी कि y की वैल्यू इस y से कम हो, इस y से y की वैल्यू कम हो, तो कैसे होगा वो आपको दिख रहा है, अगर x की वैल्यू हम इससे कुछ बड़ी लेंगे तब तो y की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, तो अगर y की वैल्यू से कम होनी है मतलब x की वैल्यू कहाँ लाई करनी चाहिए, इस वैल्यू से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहां से आपने ये देखा कि f, अगर हम ये प्रोबेबिलिटी देखें तो ये प्रोबेबिलिटी सेम है किसके बराबर, इफ रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, y प्लस c, ठीक है। ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y प्लस c से कम होनी चाहिए। तो आप इसको और क्या लिख सकते थे, दैट इज इक्वल्स टू f(x) ऑफ y प्लस c लिख सकते थे। तो अगर हमने y ग्रेटर देन 0 लिया तो उस केस में fy ऑफ y हमारा y रैंडम वेरिएबल का CDF x के CDF से कैसे रिलेटेड होगा, fx ऑफ y प्लस c से रिलेटेड होगा। अगर ऐसे ही आपने लिया होता फॉर y लेस देन 0, y लेस देन 0 मतलब आप इस रीजन को कंसीडर कर रहे हैं, ये रीजन आपका डिफाइन कर रहा है y लेस देन 0 को, जो इक्वेशन में g ऑफ x किस फॉर्म में डिफाइंड है, ये हमारा x प्लस c से डिफाइंड है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन कहीं पर पॉजिटिव c पर हो रहा था, स्लोप स्ट्रेट लाइन का 1 है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x प्लस c। अब आपने अगर इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं कोई एक पॉइंट डिफाइन किया, मान लीजिए आपने ये कोई पॉइंट ले लिया और इसको आपने नाम दे दिया y, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, इस केस में x प्लस c के बराबर है फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो अब अगर फिर से आप यही प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि अगर हमने लिखा कि fy ऑफ y दैट इज अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y लेस देन और इक्वल्स टू y, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, y की वैल्यू इससे छोटी हो, इससे छोटी मतलब ये वैल्यू सभी इससे छोटी वैल्यूज हैं, तो उस केस में यहां पर जो x की वैल्यू है, x को क्या लिख सकते हैं y के टर्म्स में, यहां पर जिस x के करस्पॉन्डिंग या y वैल्यू ले रहे हैं उस x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस c लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट है हमारा y माइनस c। तो अब y की वैल्यू इस y माइनस c से छोटी हो, इसका मतलब x की सारी वैल्यूज कौन सी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहां तक की वैल्यूज, मतलब x हमारा छोटा होना चाहिए इस वैल्यू से। तो आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू इससे छोटी है, अगर हम इससे बड़ी ले लेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, इससे बड़ी मिल रही है। तो इसलिए आपने ये लिखा प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन बिटवीन, मतलब x की वैल्यू हमारी छोटी होनी चाहिए किससे, y माइनस c से छोटी होनी चाहिए। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, दैट इज fx ऑफ y माइनस c लिख सकते हैं। तो ये दो चीजें आ गई। अब अगर हम देखें
कि y इक्वल्स टू 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि y 0 हमारा सिर्फ एक किसी x की वैल्यू के लिए नहीं है, y हमारा जब x की वैल्यू -c से c के बीच होंगी उन सभी x की वैल्यूज के लिए हमारा y कितना है, 0 है। और x की वैल्यू इस रेंज में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली फाइनाइट होगी, मतलब 0 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी एक रेंज की वैल्यूज के लिए देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखें कि अगर हम लिखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखेंगे इसको हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन व्हाट, -c एंड +c, ये लिख सकते हैं हम। अगर हमारे रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू 0 है, वो तब पॉसिबल है जब x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में है, -c से c के बीच में है। तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, fx ऑफ c माइनस ऑफ fx ऑफ -c, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ गई अब CDF के लिए, आपको CDF के लिए ये पता चल गया कि अगर हम y ग्रेटर देन 0 के लिए ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं CDF का फाइनल फॉर्म कि हमारा जो CDF आएगा fy ऑफ y, इसकी वैल्यू अगर हम देखें y ग्रेटर देन 0 के लिए तो किसको फॉलो करेगी, y ग्रेटर देन 0 के लिए fx ऑफ y प्लस c को ये चीज फॉलो करेगी। ठीक है, किसके लिए है ये, फॉर y ग्रेटर देन 0 के लिए। फॉर y लेस देन 0 के लिए किसको फॉलो करेगा, ये fx ऑफ y माइनस c को फॉलो करेगा, ये भी आपने लिख लिया, fx ऑफ y माइनस c को फॉलो करेगा फॉर y लेस देन 0। और y इक्वल्स टू 0 पर आप कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी होगी, y इक्वल्स टू 0 की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी जो इसके बराबर होगी। ये डायरेक्टली आपको दिख जाएगा अगर आप ये फंक्शन अगर प्लॉट कर लें। अगर देखिए आपको ये अगर फंक्शन प्लॉट करना है, आपके पास ये fx ऑफ x गिवन है, आपके पास ये CDF गिवन है x का, ये हमारा CDF ऐसा गिवन था fx ऑफ x, जिसकी वैल्यू ये हमारी चेंज होकर सपोज ये वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही। ठीक है, अगर इस बीच में हम ये पॉइंट्स दिखा दें कि x की वैल्यू -c और c कहाँ है, तो अगर हमने ये पॉइंट्स दिखा दिए कि x की वैल्यू है -c और ये x की वैल्यू है c, तो अगर आप यहाँ पर अब प्लॉट कर रहे हैं, देखिए आपको प्लॉट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, आपको प्लॉट करना है fy ऑफ y। वैल्यू कैसी होगी, अगर आप y की वैल्यू 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं, मतलब आप मान लीजिए fy इक्वल्स टू 0 प्लस आपने लिया जस्ट 0 की जस्ट बड़ी वैल्यू, तो अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका fy ऑफ y किसके बराबर होगा, fx ऑफ c के बराबर। मतलब fy ऑफ y में जो y इक्वल्स टू 0 के जस्ट बाद वैल्यू होगी, वो जो इस x के CDF में c के जस्ट बाद वैल्यू है, वो वैल्यूज डिफाइन कर रहा है। ऐसे ही आप y जितना बढ़ाते जाएंगे, इस CDF की वैल्यू x से c से उतने दूर वैल्यूज पर आपको देखना है। मतलब अगर आप समझें इस चीज को, तो आपको डायरेक्टली y ग्रेटर देन 0 के लिए जो CDF का शेप x का c ग्रेटर देन c के लिए है, वही शेप आपको यहां पर मिलेगा। ये चीज हमने जो ड्रॉ की है, ये कहां से ड्रॉ किया हमने, यहां से लेकर इसके बाद का हमने शेप ये ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही अगर आप y लेस देन 0 के लिए देखें, तो y लेस देन 0 के लिए आप इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। मान लीजिए आप 0 के जस्ट पहले देखना चाहते, मतलब y की वैल्यू अगर आपने 0 पुट की, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 माइनस c दैट इज -c। मतलब इस fx ऑफ x की वैल्यू कहां पर देखनी है, -c पर। तो 0 के पहले आपको जो चीज मिलेगी, वो जो इस fx ऑफ x की वैल्यू -c से पहले है, वो चीज आपको दिखेगी। मतलब ये रीजन आपको यहां ड्रॉ करना है। तो यहां पर अगर आपने इस टाइप की ये वैल्यूज ड्रॉ की, ये कौन सा रीजन है, ये इस रीजन को, ये चीज हमने यहां ड्रॉ किया है, c के बाद वाली चीज को हमने y ग्रेटर देन 0 पर ड्रॉ किया है। तो अगर आप देखें ये प्रोबेबिलिटी, ये जो वैल्यू है जो x इक्वल्स टू c पर है, इसको आप क्या कहते हैं इस पॉइंट को, ये क्या पॉइंट है, x इक्वल्स टू c का पॉइंट दैट इज fx ऑफ c है। ऐसे ही यहां पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसको आप क्या नाम देते हैं, ये fx ऑफ -c। तो ये पॉइंट कितना है हमारा, fx ऑफ -c, और ये पॉइंट कितना है हमारा, fx ऑफ c है। तो इसलिए आप यहां से क्लियरली अब देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या मिल रही है, डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। y इक्वल्स टू 0 पर प्रोबेबिलिटी चेंज होकर fx ऑफ -c से fx ऑफ +c हो रही है। तो आपको इसलिए आपने फाइंड भी किया कि y इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, fx ऑफ c माइनस fx ऑफ -c होगी। तो जैसे ही आपको CDF मिल गया, तो इसके बाद अगर हमारा कोई डिफाइंड फॉर्म होता CDF का, जैसे अगर हमने इस बीच में स्ट्रेट लाइन ले लिया होता, तो इसका हम डिफरेंशिएशन भी यहाँ प्लॉट कर लेते। सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना CDF को, और क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि आपको फंक्शन पर डिपेंडेंसी अब आपकी नहीं है। जो भी फंक्शन गिवन हो, किसी भी फॉर्म का फंक्शन गिवन हो, अगर आप सिंपली ये चीज आप देख लें कि अगर हमें ये चाहिए वैल्यू कि हमें CDF निकालना y का, मतलब हर बार हमें यही चाहिए कि y की वैल्यू y से छोटी कब होगी।
तो अब आप ये y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपने ये चीज देखी, पहले आपने देखा कि अगर हम y ग्रेटर देन 0 के लिए देखें तो ये रीजन सेलेक्ट होगा, इसमें आपने कोई एक पॉइंट चुना, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को y के टर्म्स में डिफाइन किया, आपने कहा y की वैल्यू से छोटी हो मतलब x की वैल्यू इससे छोटी हो, तो इस फॉर्म में आपने ये डिफाइन किया। अब अगर इसी में हम एक दो और शेप्स लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। बस एक दो शेप्स हम और लेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होनी होगी तो डेफिनेटली हो जाएगी, और आप किसी भी क्वेश्चन को फिर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सीडीएफ तक आ गए तो पीडीएफ तो सिर्फ सीडीएफ का डिफरेंशिएशन है, तो सीडीएफ ही कैलकुलेट करना वो कॉन्सेप्चुअल है। अदरवाइज कुछ के लिए हमने देख रखा है, जैसे सिंपली ax प्लस बी के लिए या एक्स स्क्वायर के लिए तो चीजें आपने देख रखी है फॉर्मूला बेस्ड, वो चीजें ठीक हैं, लेकिन आप प्रोबेबिलिटीज सारी कवर करेंगे क्योंकि इतना पढ़े हम और जो क्वेश्चन आए रैंडम वेरिएबल का बने ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ये हमारे पास gx गिवन है, ये हमारा g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये वैल्यूज गिवन है से ठीक है, ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, ठीक है। ये x की किसी भी 2 से बड़ी वैल्यू के लिए देख रहे हैं, वैल्यू कांस्टेंट है gx की 2, x की -2 से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए देख रहे हैं, वैल्यू कितनी है 0, ये वैल्यू कितनी है हमारी -2, और अगर इस बीच में देखें ये 4 ड्यूरेशन में वैल्यू भी 4 चेंज हो रही है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 1, और अगर ये ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन है मतलब इसका एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू x लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। जैसे ही आपने gx को देखा तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि जो gx की वैल्यूज आपको दिख रही हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये gx y की जो वैल्यूज हैं ये मैक्सिमम हमारी वैल्यूज कहां से कहां के बीच में दिख रही है, हमें -2 से 2 के बीच दिख रही है। कभी भी gx की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी gx की वैल्यू -2 से कम नहीं हो सकती। gs किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने देख लिया कि रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू कभी भी -2 से कम और 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप डायरेक्ट इसका प्लॉट करते, अगर आपको वैल्यूज देखनी होती fy ऑफ y, तो fy ऑफ y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू y। तो अगर हम y की वैल्यू 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू चुन लें, अगर हम कहें y की वैल्यू हमने ले लिया 3, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो हमेशा y लेस देन ही होगा 3 के, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। किसके लिए, अगर हम y की वैल्यू क्या चुने +2 से ज्यादा कोई वैल्यू ले ले, तो आप क्या लिख सकते थे, इट इज इक्वल्स टू 1 फॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ये वैल्यू 0 होती किसके लिए, -2 से छोटा आपने कोई वैल्यू आपने सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए हमने कहा y की वैल्यू -3 है। अब ये जो रैंडम वेरिएबल y है ये कभी भी -2 से छोटा नहीं हो सकता, तो आप कोई भी वैल्यू ले लें y की उस रेंज में, वो हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी -3 से, इसलिए ये रिलेशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। तो इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी, जो CDF हमारा लाई करेगा, वो y की वैल्यू -2 से +2 के बीच में ही लाई करेगा। अब आपको और क्या चीज यहां से देखकर समझ में आ रहा है कि जो gx हमारा फंक्शन है, ये gx हमारा gx इज कांस्टेंट एट किन दो वैल्यूज पर कांस्टेंट हो रहा है, +2 और -2, ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जीएस में। तो ये आप लिखें जीएस हैज टू कांस्टेंट वैल्यूज दैट इज +2 एंड -2। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट जब हम इसका CDF ड्रॉ करेंगे तो y की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -2 पर हमें दो जगह CDF कैसा मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस CDF मिलेगा। तो देयरफॉर fy ऑफ y will have discontinuities at y equals to +2 and
y इक्वल्स टू -2। ये चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आ रही है। तो अब अगर हमने देखा कि -2 से कम होने की प्रोबेबिलिटी और +2 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो आपने ये दो पॉइंट्स डिफाइन कर लिए। अब अगर आपने इस बीच में कोई भी आपने पॉइंट चुना जहाँ पर y की वैल्यू हमारी -2 से +2 के बीच में हो, देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है हमारा, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू -2 से 2 के बीच में, ठीक है ये चीज़। अब इस पर्टिकुलर रीजन में जो इक्वेशन है हमारी वो y इक्वल्स टू x है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि हम कोई भी एक पॉइंट चुनते, अगर हम ये पॉइंट चुनते और हम कहते हैं कि ये हमारी वैल्यू है y इक्वल्स टू x, तो y की वैल्यू इससे छोटी हो, किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई होगी, x अगर कोई पॉइंट रहा होगा, तो क्योंकि ये y इक्वल्स टू x है, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर है, y के टर्म्स में डायरेक्टली y के बराबर है। तो अगर आप यहां से चुनते प्रोबेबिलिटी, अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन y किस रीजन में, फॉर y इन बिटवीन -2 एंड 2, अगर आप ये देखना चाहते -2 एंड 2 के बीच में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उस बीच में आपने अगर कोई ये पॉइंट चुना तो y की वैल्यू इससे छोटी हो, मतलब ये रीजन, उसके लिए जरूरी क्या है, x की वैल्यू भी इस पॉइंट से पहले आप देखें, x की वैल्यू जब इससे छोटी होगी तभी y की वैल्यू आपकी इस पॉइंट इस y से आपको कम मिलेगी। तो यहां पर फिर से आप क्या लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी अगर हमें देखनी है रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू y से कम हो, ये हमारी सेम है, ये अगर हम देख रहे हैं फॉर -2 to 2, इस रीजन में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप यहां पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू y, देन इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन और इक्वल्स टू, यहां पर पॉइंट अगर ये रिलेशन x स्क्वायर होता तो यहां लिखते x इक्वल्स टू √y, क्योंकि यहां रिलेशन y इक्वल्स टू x है, तो यहां पर रिलेशन क्या मिला, x की वैल्यू सिंपली y के बराबर। तो ये क्या लिखेंगे हम, जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन y होगी, जिस चीज को आप और किस नाम से जानते हैं, सिंपली f(x) ऑफ y। तो यहाँ जो रिलेशन है हमारा वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा रैंडम वेरिएबल इस रिलेशन में, मतलब fy ऑफ y की वैल्यू इस बीच में f(x) ऑफ y के बराबर होगी। अगर आपके पास ये रिलेशन आ गया, आपने ये देख लिया सबसे पहले कि 2 के बाद और -2 से पहले वैल्यू 0 होगी, तो आपने ये डिफाइन कर दिया, और उस बीच में आपने एक कोई पॉइंट लिया और उसको देखा कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इससे छोटी हो, इसके लिए जरूरी है कि x की वैल्यू इस y से छोटी हो, तो इसलिए आपने ये लिख ली ये चीज। अब यहां से अगर हम देखें तो दो चीजें और हैं कि अगर आपको डिफाइन करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y इक्वल्स टू +2, रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू +2 कब तक होगी, जब हम x की वैल्यू को 2 से लेकर इन्फिनिटी वेरी करेंगे, हम कोई भी वैल्यू लेते रहे x की, हमारे रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर आप यहां से देखते तो ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती, x की प्रोबेबिलिटी 2 से लेकर कहां तक लाई करने की, इन्फिनिटी तक लाई करने की। मतलब ये वैल्यू आप अगर CDF के टर्म में लिखते तो क्या लिखते आप, f(x) ऑफ इन्फिनिटी माइनस f(x) ऑफ 2, तो ये वैल्यू क्या मिलती है आपको, f(x) ऑफ इन्फिनिटी इज 1 माइनस f(x) ऑफ 2, तो ये वैल्यू आपको मिली प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 2 होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस f(x) ऑफ 2। तो एक चीज मिल गई। ऐसे ही अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू -2 होने की, क्योंकि -2 पर भी हमारा y कांस्टेंट हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कब से कब तक -2 पर कांस्टेंट है y, जब तक x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -2 के बीच है। मतलब आप ये प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन बिटवीन -इन्फिनिटी टू -2। तो अब ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज f(x) ऑफ -2 माइनस ऑफ f(x) ऑफ -इन्फिनिटी, f(x) ऑफ -इन्फिनिटी 0, इसलिए वैल्यू किसके बराबर आ गई, f(x) ऑफ -2 के बराबर आ गई। तो आपको दिख रहा है दो जगह डिसकंटिन्यूटीज होंगी, एक कहां पर डिसकंटिन्यूटी होगी, y इक्वल्स टू -2 पर, y इक्वल्स टू -2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, f(x) ऑफ -2 के बराबर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो भी f(x) ऑफ x फंक्शन होगा उसकी वैल्यू जितनी x इक्वल्स टू -2 पर होगी, उतनी हमें जंप मिलेगा हमें कहां पर, y इक्वल्स टू -2 पर। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये CDF गिवन था x का, अगर हमने कहा कि हमारे पास ऐसा ये कोई CDF गिवन है, अगर ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में ये गिवन है, ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये पॉइंट है -5 विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये हमारा CDF x का है, मतलब ये f(x) ऑफ x है। अगर इससे हमें यहां ड्रॉ करना होता विथ रिस्पेक्ट टू y, हमें CDF ड्रॉ करना है fy ऑफ y। क्या चीज दिख रही है हमें, y ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू को 1 कर देना है। तो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, मान लीजिए यहां भी हम ये पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, यहां पर ये पॉइंट्स हैं -2
एंड +2। तो क्या वैल्यू हमारे पास y इक्वल्स टू 2 से बड़ी वैल्यू के लिए अगर हम देखेंगे तो CDF हमारा 1 हो जाएगा। मतलब ये 2 पर हमारे CDF की वैल्यू 2 के बाद कितनी है, 1 है। ये 2 के बाद 1 है और -2 के पहले हमारे CDF की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये दो चीजें तो आप सिंपली अपना रिलेशन देखकर ही समझ सकते हैं कि कहां से कहां के बीच में आपका CDF लाई करेगा। अब इस बीच में हमें क्या लेनी है वैल्यू, इस बीच में हमारा जो CDF है, अगर हम -2 से 2 के बीच में देख रहे हैं तो वो fx ऑफ y है। मतलब जो fx ऑफ x CDF है उसकी जो भी वैल्यू आप y पुट कर दें, y कहां से कहां के बीच में पुट कर दें, हम -2 से 2 के बीच में जो वैल्यू पुट करेंगे उस वैल्यू पर जो x के CDF की वैल्यू है वही हमारा y का CDF है। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि ये पॉइंट हमने लिया है -2 और ये पॉइंट लिया है 2, तो अगर हम देखें कि fy ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है, हमें अगर इस fy फंक्शन की वैल्यू देखनी है -2 पर, तो यहां पर भी हमने -2 पुट किया। fx ऑफ -2, fx ऑफ -2 मतलब ये जो वैल्यू है, ये क्या वैल्यू हमारी fx ऑफ -2। तो यहां से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी। तो अगर आप देखें तो हमारी वैल्यू कहीं यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी fx ऑफ -2, तो यहां से हमारा कर्व स्टार्ट होगा और -2 से 2 के बीच में इसी fx को फॉलो करेगा, क्योंकि आप जो भी y की वैल्यू पुट करेंगे वो इसी बीच की पुट करेंगे। जैसे आपने लिया -1, तो fy ऑफ -1 इक्वल्स टू fx ऑफ -1, तो fx ऑफ -1 इस बीच में यही शेप आपको लेना है। तो ये शेप मान लीजिए ये ऐसा पहुंचा, ये कहां तक पहुंच रहा है, ये 2 पर। अगर इस पॉइंट पर आप वैल्यू मान लें कि fx ऑफ x की वैल्यू है कहां पर, +2 पर, तो ये वैल्यू है fx ऑफ +2। तो ये वैल्यू यहां से चेंज होकर fx ऑफ -2 से चेंज होकर कहां तक पहुंची, ये पहुंची fx ऑफ +2 तक। अब fx ऑफ +2 पर आपने लिखा है कि +2 पर क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है जो किसके बराबर है, 1 - fx ऑफ 2 पर। तो अगर आप यहां ऑलरेडी fx ऑफ 2 तक हैं और इसमें अगर आप ऐड करेंगे 1 - fx ऑफ 2, तो ये वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी, 1 तक पहुंच जाएगी। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये एक डिसकंटिन्यूटी है, जिस डिसकंटिन्यूटी का मैग्नीट्यूड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 2 इज व्हाट, 1 - fx ऑफ 2। ऐसे ही हमने देखा कि -2 से पहले प्रोबेबिलिटी 0 थी और -2 पॉइंट की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है, कितनी है, -2 पॉइंट की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी fx ऑफ -2। तो इसलिए इस पॉइंट पर सडन जंप होगा, डिसकंटिन्यूटी है, और देखिए प्रोबेबिलिटी 0 से इंक्रीज होकर कितनी हो रही है, fx ऑफ -2 हो रही है। तो ये क्या प्लॉट हो गया, CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल y। तो ऐसे जो भी आपके पास ये g ऑफ x फंक्शन आएगा उसको देखकर आप CDF ये प्लॉट कर सकते हैं। अब ये हमने अगर इस बीच में फिर से अगर कोई एक्सप्रेशन डिफाइन कर रखा होता तो उसका डिफरेंशिएशन लेकर हम इस CDF से PDF डिफाइन कर सकते थे। तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा कोई टफ नहीं होने वाली, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन गिवन है। एक दो एग्जाम्पल्स आप और देखिए। तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हर बार एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। हम एक पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, जो भी gx कर्व गिवन है उस पर y की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए CDF डिफाइन करने के लिए, और उसके प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि y लेस देन y की प्रोबेबिलिटी हम x के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमने ले लिया नेक्स्ट अपना जो कर्व, जो gx ग्राफ हम अगर लेते चलें कुछ और, तो नेक्स्ट देखिए, अगर हमने ये ले लिया, से वी हैव gx हमारे पास ये गिवन है, ये हमारा gx है विथ रिस्पेक्ट टू x, वैल्यूज +1 -1। मतलब आप इसको कैसे डिफाइन करते, gx इज 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज -1 फॉर x लेस देन 0। ये सिंपल हमारा कर्व है। अब यहां से मान लीजिए कि हमने एक ये कोई शेप ले लेते हैं हम, fx ऑफ x का शेप। ये हमारा fx ऑफ x, ठीक है। ये तो अगर हम यहां डिफाइन करें, ये हमें नहीं पता ये वैल्यू कितनी है, हम कुछ भी आर्बिट्रेरी हमने शेप ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब अगर हमें यहां पर देखना हो तो कैसे हम शुरू करेंगे। आप देखिए कि आपके कॉन्सेप्ट यहां तक आते आते कहां तक पहुंचे हैं। हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये gx लिमिटेड है किस किस के बीच में, -1 और 1 के बीच में। इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रही हैं, या तो ये वैल्यू 1 होगी या तो ये वैल्यू -1 होगी। मतलब दो ही वैल्यूज हैं, मतलब और सभी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी,
आपकी जो भी वैल्यूज आपको मिलेंगी प्रोबेबिलिटीज की चेंज, वो सिर्फ किस किस वैल्यूज पर मिलेंगी, जहां जहां पर ये कांस्टेंट हो रहा है फंक्शन, हमें पता है जहां जीएस जिस वैल्यू पर कांस्टेंट हो रहा है, तो एक y इक्वल्स टू +1 पर डिसकंटिन्यूटी होगी, एक y इक्वल्स टू -1 पर डिसकंटिन्यूटी होगी। यहां पर हमने ये देख लिया कि जो gx है हमारा, ये वेरी कर सकता है इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में ही ये चीज हमारी हो सकती है, और उसमें भी ये पर्टिकुलर वैल्यूज ही ले रहा है, ऐसा नहीं कि -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज ले रहा है, सिर्फ ये दो ही वैल्यूज ले रहा है, -1 और +1। तो अब इस केस में अगर हम लिखते हैं इसका CDF, तो देखिए इसका CDF अगर हम लिखते fy ऑफ y, अगर हम देखें दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू y। ये प्रोबेबिलिटी अगर हम कहें कि हम y की वैल्यू कोई भी हम 1 से बड़ी वैल्यू चुन लेते हैं, जैसे हमने कहा कि y की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो अगर हम y 2 के लिए देखें तो हमेशा हमारा रैंडम वेरिएबल इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस y की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, तो जो भी वैल्यू होगी वो 2 से डेफिनेटली छोटी होगी, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। किसके लिए, अगर हम देखें फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए, अगर आपने 1 से कोई भी बड़ी या उसके बराबर वैल्यू ले ली तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, इसलिए आप ये प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, इट इज़ 1। और अगर हमसे बोला जाए, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो फिर से ऐसा भी लिख सकते हैं कि y लेस देन -1 अगर हम कोई वैल्यू ले लें, क्योंकि y की वैल्यू -1 से छोटी कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए अगर आपने -1 से छोटा कोई पॉइंट ले लिया, -2 ले लिया, तो ये रिलेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब इस बीच में अगर हम देख रहे हैं तो इस बीच में भी हमारे पास सिर्फ क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर हम यहाँ से देखें कि हमें यह पता है कि -1 की प्रोबेबिलिटी पहले क्या है, 0 है। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते विथ रिस्पेक्ट टू y fy ऑफ y, क्या पता चला हमें कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट अगर हम कहें ये हमारा -1 और ये पॉइंट है हमारा +1, ठीक है, तो +1 के बाद हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमेशा 1 हो जाएगी। हमेशा के लिए 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेते रहें, CDF की वैल्यू हमेशा 1 होगी। और हमने ये कहा कि -1 से पहले सारी प्रोबेबिलिटीज कितनी रहेंगी, 0 रहेंगी। अब अगर आप देखें तो हमें -1 और +1 पर डेफिनेटली डिसकंटिन्यूटी मिलने वाली है, क्योंकि हमारा फंक्शन gx ये कांस्टेंट हो रहा है इन दोनों वैल्यूज पर। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, अगर हमें फाइंड करनी हो प्रोबेबिलिटी दैट इज y इज इक्वल्स टू +1, y 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू होगी, उस केस में y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो y के 1 होने की प्रोबेबिलिटी मतलब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, जिसको हम और क्या लिख सकते थे, fx ऑफ इन्फिनिटी माइनस fx ऑफ 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस fx ऑफ 0 आ जाएगी। तो आपको ये पता चला कि y इक्वल्स टू +1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस fx ऑफ 0 होगी। ऐसे ही आपको एक और डिसकंटिन्यूटी कहां पर दिख रही है, y इक्वल्स टू -1 पर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, -1 होने की प्रोबेबिलिटी, x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1 रहेगी। तो y के -1 होने की प्रोबेबिलिटी मतलब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपने लिखा x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0, और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, fx ऑफ 0 माइनस ऑफ fx ऑफ -इन्फिनिटी, fx ऑफ -इन्फिनिटी 0, देयरफॉर इट इज fx ऑफ 0। तो इसका मतलब इसमें अगर हम देखें तो हमारे y की जो वैल्यूज होंगी वो सिर्फ दो ही वैल्यूज होंगी, मतलब 0 और 1। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे कि 0 और 1 की क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी, तो आपने देखा कि अगर -1 से पहले ये वैल्यू कांस्टेंट है 0 पर प्रोबेबिलिटी, और -1 पॉइंट की एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है जो किसके बराबर है, fx ऑफ 0 के बराबर, मतलब ये जो fx ऑफ x है CDF रैंडम वेरिएबल x का, इसकी जो 0 पर वैल्यू है, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, ये क्या वैल्यू हमारी fx ऑफ 0 है। जितना ये हाइट है इतनी ही वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, इतने ही की यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगी, और ये वैल्यू कितनी ले रहे हैं आप, ये वैल्यू क्या है, fx ऑफ 0 के बराबर। उसके बाद ये वैल्यू हमारी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कोई भी इवेंट हमारे इंक्लूड नहीं हो रहा है जिससे हमारा प्रोबेबिलिटी हमारी चेंज हो। तो इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोबेबिलिटी आप किसी वैल्यू पर कांस्टेंट है। अब जैसे ही आप +1 पॉइंट को इंक्लूड करेंगे तो +1 पॉइंट की भी प्रोबेबिलिटी कुछ फाइनाइट है, यह आपने देख लिया कि वहां पर भी डिसकंटिन्यूटी होगी, और +1 पर डिसकंटिन्यूटी कितनी है, 1 माइनस fx ऑफ 0। तो अगर आप fx ऑफ 0 में 1 माइनस fx ऑफ 0 ऐड करेंगे तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे, 1 तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये CDF आपका कांस्टेंट हो रहा था कितने पर, 1 पर, किसके बाद, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 के बाद। तो ये आपके पास क्या मिल गया आपको,
CDF मिल गया। अब इस केस में आपको दिख रहा है कि ये CDF आपको ऐसा मिला है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो PDF मिलेगा उसमें दो इंपल्सेस होंगे, कहाँ कहाँ पर, इन दोनों पॉइंट्स पर, -1 और +1 पर, और उस इंपल्स की वैल्यू क्या होगी, एरिया की। अगर आप ड्रॉ करें तो आपको ये दो इंपल्सेस दिख रहे हैं। इट विल बी fx ऑफ x दैट इज fy ऑफ y, ये वैल्यू है हमारी fx ऑफ 0 के बराबर, और ये वैल्यू है 1 माइनस fx ऑफ 0 के बराबर। अगर fx ऑफ 0 की वैल्यू 1/2 हो तो दोनों इंपल्सेस का एरिया कितना होगा, 1/2 होगा। ये y के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ पर, -1 और +1 पर ये वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऐसा कोई भी शेप हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने अभी बात की कि जो भी हम ये x और y रैंडम वेरिएबल ले रहे थे वो हमारे पास कोई एक सैंपल स्पेस था। ये सैंपल स्पेस, इसमें बहुत सारे आउटकम्स थे। इनके सारे आउटकम्स के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल x, और फिर इस रैंडम वेरिएबल x का हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया रैंडम वेरिएबल y। तो इसका मतलब x अगर सैंपल स्पेस का फंक्शन है मतलब y भी सैंपल स्पेस का फंक्शन है, और एडिशनली y हमारे x का भी फंक्शन है। तो हम ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ आप कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर आप ले रहे हैं x और यहां पर आप जो ले रहे हैं gx, जो किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, ये मतलब ये क्या है, रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज, और ये क्या है, रैंडम वेरिएबल y की वैल्यूज। तो आप x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर y की वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं तो इस चीज को आप और कह सकते हैं कि आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम होता, आपके पास कोई भी, जैसे मान लिया, अगर ठीक है हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास ऐसा एक सर्किट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से बना लेंगे। अगर हम कहें कि हम यहां पर V आउट अपना हम वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, अगर हमने यहां पर एक साइनसॉइडल इनपुट अप्लाई किया है V इन, जो मान लीजिए हमने अगर ऐसा शो कर दिया कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है अगर वो एम्पलीट्यूड उसका 10 वोल्ट है, मतलब अगर वो -10 वोल्ट से +10 वोल्ट के बीच वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इनपुट आपके टाइम का फंक्शन है। जो इसका आउटपुट आएगा ये भी आपका क्या होगा, टाइम का फंक्शन होगा। ये आपने क्या डिपेंड लिखा है, V इन ऑफ t। अगर मान लीजिए आपका ये V इन ऑफ t है और ये इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको आउटपुट चाहिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले ली, सपोज इट इज 3 वोल्ट्स, और ये माइनस प्लस ये हमारी वैल्यू है 4 वोल्ट्स, ठीक है, और ये -10 से 10 के बीच आपका इनपुट वेरी कर रहा है। तो आप अगर देखें तो इस आउटपुट को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ, तो उसको आप नाम देते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर आप इसी आउटपुट को इनपुट के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो उसका आप क्या नाम देते हैं, उसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी सर्किट का अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आप जैसा भी आपने देखा हो, वो सभी प्रोबेबिलिटीज हैं कि वैसा कोई भी g ऑफ x फंक्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है उसके लिए x और y के बीच CDF का रिलेशन या PDF का रिलेशन। तो जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम देखते, मान लीजिए आपने यहाँ पर x ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने, अगर ये हम x ऑफ t शो कर रहे हैं, ये हमारा x ऑफ t, मतलब इनपुट है अगर हमारा ये 10 वोल्ट, आपको कुछ लेवल्स देख रहे हैं, दैट इज अगर हम यहाँ पर एक लेवल डिफाइन कर दें 3 वोल्ट्स, अगर हमने यहाँ एक लेवल डिफाइन कर दिया -4 वोल्ट्स, ये फाइनली हमारी वैल्यू आ रही है 10 वोल्ट तक। तो अगर आप ये सर्किट की कंडीशन को देखें तो यहाँ आप दोनों डायोड्स के डायरेक्टली आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अपना इनपुट वोल्टेज। तो पहला डायोड आपको दिख रहा है कि 3 वोल्ट से रिवर्स बायस्ड है, आपने कैथोड पर पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई कर रखी है। तो जब आपका इनपुट वोल्टेज इस 3 वोल्ट से ज्यादा होगा तब ये डायोड कंडक्ट करेगा। ये डायोड आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको रिवर्स बायस कर रखा है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी और यहाँ इनपुट जो आप अप्लाई करेंगे उस इनपुट की वैल्यू जब -4 वोल्ट से भी ज्यादा नेगेटिव होगी तब ये डायोड आपका कंडक्ट करेगा। मतलब अगर ये दोनों ही डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे तो उस केस में आपका जो भी इनपुट वोल्टेज है वो पूरा इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, क्योंकि डायोड्स आपके कैसे हैं, ओपन सर्किटेड है। तो इस केस में जैसा आपका इनपुट वोल्टेज है वैसा आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये डायोड कब कंडक्ट करेगा, ये आपका कंडक्ट करेगा जब आप इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट से लेकर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले। तो जब आपका इनपुट वोल्टेज 0 से 3 के बीच में, अगर मान लीजिए कि हम कहें कि हमारे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जब तक 0 से 3 वोल्ट्स के बीच में है तब तक ये डायोड भी ऑफ है, ये डायोड भी ऑफ है। तो जैसा आपका इनपुट है वैसा ही आपका आउटपुट है, मतलब 0 से 3 वोल्ट्स के बीच जैसा आपका इनपुट होता वैसा ही आपका आउटपुट भी आया। अब जैसे ही आप 3 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये डायोड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किटेड। आइडियल के केस में मान लेते हैं हम अगर, तो उस केस में हमें दिखेगा एक कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ पर ±3 वोल्ट।
तो अगर ये कांस्टेंट वोल्टेज आ गया तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज इसी के पैरेलल में आप ले रहे हैं, तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू फिक्स हो जाएगी कितने वोल्ट्स पर, 3 वोल्ट पर। ये आपको पता है ये सभी चीजें, क्लिपर सर्किट आपने सिंपली एक ले रखा है। फिर ये वैल्यू जब इनपुट की वैल्यू +3 वोल्ट से कम और -4 वोल्ट से ज्यादा है, उस बीच में फिर से हमारे ये दोनों डायोड्स ऑफ रहेंगे। जब हम इनपुट की वैल्यू -4 वोल्ट से भी कम करेंगे तो ये डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, और उस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा कितने पर, ये -4 वोल्ट पर। तो इस तरह का आपको ये आउटपुट मिला। ये आपका अगर देखें तो ये टी के रिस्पेक्ट में अगर आपने ये ड्रॉ किया तो ये आपकी क्या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब अगर इसी चीज को हम इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर प्लॉट करते तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है हमें। अगर हम ये इनपुट ले लें और ये हम आउटपुट ले लें, वी आउट ऑफ टी। अगर हम वी आउट ऑफ टी देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वी इन ऑफ टी, तो आपको दिख रहा है कि जब तक हम इनपुट की वैल्यू 0 से +3 वोल्ट तक लेंगे, या फिर हम -2 वोल्ट से, ये -4 वोल्ट से 0 वोल्ट के लेंगे, ये चीज आपको ये जो रीजन दिख रहा है, जब तक इनपुट 0 से 3 वोल्ट है या -4 वोल्ट से ज्यादा है, तब तक जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है। तो अगर मान लें हम कि यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू है -4 वोल्ट इनपुट की, और यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू है +3 वोल्ट, तो इस रीजन में जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है। मतलब ये इनपुट और आउटपुट अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनपुट और आउटपुट के बीच का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगी वैल्यू। और जैसे ही आपने इनपुट की वैल्यू को 3 से ज्यादा किया तो ये वैल्यू हमारी आउटपुट की कांस्टेंट हो गई 3 वोल्ट पर। आप इनपुट को कहां तक बढ़ा सकते हैं, 10 वोल्ट तक पॉजिटिव में बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जैसे ही आपने इनपुट की वैल्यू को कम किया -4 वोल्ट से, तो ये आउटपुट हमारा कांस्टेंट हो गया कहां पर, -4 वोल्ट पर। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो आपको इसलिए हम बात कर रहे थे कि ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो मतलब आपके पास अगर कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दें, जितने भी आपने एनालॉग सर्किट्स में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें, आपने क्लिपर या रेक्टिफायर जो भी सर्किट्स हैं, अगर उसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बता दिया जाए कि ये gx फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में अगर x का PDF गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, y का PDF फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये ऐसा एक सिस्टम गिवन है, ये ऐसा एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स खुद में क्लियर होंगे थोड़े। अगर ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अगर हम एक ऐसा सर्किट ले लेते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हमने यहां पर शो कर दिया कि आप ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इनपुट है आपका, जो फिर से मान लेते हैं हम -10 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच ये वैल्यू वेरी कर रही है। तो आपको ये बताया गया है कि हमारा एक रैंडम वेरिएबल x किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल y से कैसे रिलेटेड है, जो y और x के बीच का फंक्शन है gx, वो इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ इनपुट में वो रैंडम वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी इस सर्किट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम वेरिएबल y और x के बीच के उस फंक्शन को जो gx नाम से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज अगर हम ले लें, से इट इज +-2 वोल्ट्स, अगर हम ये ले लें
इसको भी हमने ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल्स ले लिया। ये वैल्यू अगर हमने ले लिया प्लस माइनस 5 वोल्ट्स, ये आप यहाँ पर अगर एक रेजिस्टर के क्रॉस अगर अपना आउटपुट ले रहे हैं, ये आपने अगर यहाँ पर डिफाइन किया वी आउट ऑफ टी, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारे GX की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका GX ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कैसी होगी। मतलब आप अगर इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट अपना प्लॉट करेंगे वी आउट ऑफ टी, तब यही जो ग्राफ होगा ये आपका आप कहेंगे GX का x के रिस्पेक्ट में आपका ये प्लॉट है। और उसके लिए आपको रैंडम वेरिएबल x का CDF डिफाइन कर दिया गया। ये रैंडम वेरिएबल x का CDF हम कुछ भी आर्बिट्रेरी हम CDF ले लेते हैं। ये हमारे रैंडम वेरिएबल x का CDF है fx ऑफ x, जो वैल्यू हमारी 0 से 1 चेंज हो रही है। या ठीक है, आप अगर आसान रखने के लिए क्वेश्चन को आप इसको अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड CDF ले लीजिए। अगर ये हमने कहा कि ये वैल्यू हमारी -2 से +2 के बीच हमारी ये वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम, ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में आपको देखना है कि अगर ये रैंडम वेरिएबल x का CDF है और y हमारा कैसे रिलेटेड है वो डिफाइन होगा इस सर्किट के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो आपको प्लॉट करना है कि रैंडम वेरिएबल y का CDF और PDF कैसा होगा। तो अगर आप देखें इसको, ठीक है, आप अगर सिंपली सॉल्व करते तो आपको दिख रहा है कि ये डायोड हमारा नेगेटिव, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये रिवर्स बायस होता, लेकिन आपने इसको +2 वोल्ट अप्लाई करके क्या कर रखा है, फॉरवर्ड बायस कर रखा है। मतलब अगर यहाँ अप्लाइड वैल्यू 2 वोल्ट से जब तक कम होगी तब तक हमारा ये कांस्टेंट वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि ये डायोड हमारा शॉर्ट सर्किटेड है। तो उस केस में आपको आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिलेगी, +2 वोल्ट। मतलब अगर आप देखें तो अगर हम इसको प्लॉट करते तो माइनस, जब भी हम अगर कोई भी हम वैल्यू यहाँ लेते हैं, जो वैल्यू अगर हमारी क्या हो -2 वोल्ट से, अगर मतलब अगर हमारी वैल्यू 2 वोल्ट से छोटी है, तो उन सभी केस में ये डायोड हमारा क्या होगा, ऑन होगा। तो आप जब इनपुट वेरी करेंगे -10 से 10 वोल्ट अगर वेरी, तो -10 से जब तक आपकी वैल्यू +2 वोल्ट के बीच होगी, अगर हम कहें कि हमारे पास वैल्यू है +2 वोल्ट, तब तक हमारी ये वैल्यू कांस्टेंट है कितने पर, 2 वोल्ट पर ये चीज़ हमारी कांस्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये डायोड हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन हो सकता था, लेकिन ये कब ऑन होगा, जब हम वैल्यू क्या करें, अगर हम यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करें। तो जब आपका इनपुट 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा उस केस में आपका ये डायोड ऑन होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट, तब हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, 5 वोल्ट। लेकिन 2 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में ये दोनों ही डायोड्स हमारे ऑफ हैं, उस केस में हमारा जो भी इनपुट है वो पूरा आउटपुट में मिलेगा। तो इसलिए 2 वोल्ट से लेकर, अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू है 5 वोल्ट, तो 2 से लेकर 5 के बीच में आपकी ये वैल्यू कैसी है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो आपकी ये वैल्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये 5 वोल्ट्स के बीच में। और जैसे ही आपने इनपुट 5 वोल्ट से ज़्यादा किया, ये डायोड ऑन हो गया, तो आपका आउटपुट कितने पर कांस्टेंट हो गया, 5 वोल्ट पर। तो इसके बाद आपकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट पर कांस्टेंट है। तो ये आपके पास CDF मिल गया आपको, मतलब ये आपका GX रिलेशन हो गया, मतलब ये ग्राफ बन गया। अब आप ये समझेंगे कि यही चीज़ आपको GX के फॉर्म में गिवन है, कि ये x के रिस्पेक्ट में ये आपका प्लॉट है GX, जिसकी वैल्यू आपको इस फॉर्म में गिवन है। दैट इज ये वैल्यू हमारी 2 से लेकर 5 के बीच में चेंज हुई, 2 से 5, और फाइनली ये वैल्यू हमारी 5 पर कांस्टेंट हो रही है। तो जब भी आप इस GX को देखते तो आपको देखकर तुरंत क्या समझना है कि अगर इस GX फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है 2 पर, मतलब जब हम इसका CDF ड्रॉ करेंगे तो एक हमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर दिखेगी, y = 2 पर दिखेगी। फिर हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू 5 पर भी कांस्टेंट हो रही है, मतलब एक और डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होगी, 5 पर भी एक डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो ये सभी चीज़ें आप समझ रहे हैं अगर, तो इससे अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अगर देख लें, अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो सकता है शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में आपको चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आई हों, लेकिन उसके बाद हमने फिर अगर रिपीट किया चीज़ों को तो डेफिनेटली बहुत हद तक आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर डाउट्स हैं आपके तो डेफिनेटली आप उसको लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसके बाद आपकी डिपेंडेंसी हट जाती है कि आपका क्या फंक्शन आ रहा है, x² आ रहा है या ax + b आ रहा है, या कैसा फंक्शन आ रहा है। रिस्पेक्टिव ऑफ दैट गिवन फंक्शन आप हमेशा उसको ग्राफ के प्लॉट में अगर फॉर्म में अगर प्लॉट कर लिया आपने, तो CDF को आप रिलेट कर सकते हैं x और y रैंडम वेरिएबल्स के CDF को। तो अभी जैसे हमारा ये वन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल था, तो हम जब कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे थे, जैसे आपने कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया कि y की वैल्यू y से छोटी हो, तो आपने सिर्फ x की वैल्यू से उसको कंपेयर किया। अब मान लीजिए हमारा z कोई फंक्शन होता जो x और y दोनों का फंक्शन होता, तो अब हम जब उस z के लिए देखते कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z <= Z, मतलब रैंडम वेरिएबल Z की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू Z से छोटी हो, तो अब वो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं होता,
अब वो x और y की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में डिफाइंड होता, इसलिए वहां पर अब हम क्या यूज करेंगे, जो उनका ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है या ज्वाइंट CDF जो होगा उसके कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो अब बिल्कुल इसी से रिलेट करके आप उन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपको कभी प्रॉब्लम हुई हो बीच में तो आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में करेंगे तो फिर हम अगले लेक्चर में इसको हम कवर भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ पॉइंट्स जो मैं एम्फेसाइज करता हूं कि जरूरी हैं तो उनको नोट डाउन कीजिए, और बिना नोट के अगर आप देखें तो ये कम्युनिकेशन बहुत हद तक आपका टाइम बर्बाद कर सकता है। तो आपको लेक्चर्स का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते हैं, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो बिल्कुल नोट्स के साथ आप पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।